हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 मार्क्स के द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो अगर आपने हमारी इस वाली सीरीज की प्रीवियस वीडियो देखी होंगी एचएपी या एनालिसिस की, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये वीडियो हमारे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और ये वीडियो हमको पास कराने में हेल्प क्यों करती है। बाकी कुछ बातें और समझते हैं हम पहले कि जैसे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है, मैं कुछ आपको टिप्स भी अभी बताऊंगा कैसे पढ़ना है, किस तरह आप थोड़ा एग्जाम में कर सकते हो तो कि आपको बेस्ट नंबर मिल जाए। तो आपको जो एनालिसिस का पेपर हुआ था, जो मैंने एचएपी के बाद दिया था, तो उसमें आपको कितनी हेल्प हुई ये कमेंट्स में बताना, उसमें से क्वेश्चन वगैरह आए कि नहीं आए। बाकी एक क्वेश्चन और आपको अभी कमेंट्स में बताना है कि जैसे जो हमारा ये सब्जेक्ट है जिसमें हम फार्मास्यूटिकल ऐड कर देते हैं, हम जो भी फार्मेसी का होता है, तो यहाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके बारे में आप जानते होंगे, आपने 11th 10th 12th वगैरह में पढ़ा होगा। ये फार्मास्यूटिकल जुड़ गया तो इससे हमारी इस पूरी केमिस्ट्री का मतलब क्या है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आपको डेफिनेशन या फिर बताना है कमेंट्स में कि व्हाट इज फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। अब थोड़ा सा समझते हैं हम इस वाली वीडियो के बारे में। तो देखो, आपको अच्छे से पता है कि सिलेबस वगैरह ऑलमोस्ट होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इस वीडियो में हम यूनिट 1st से लेके यूनिट 5th तक के सभी ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, आपका एक क्विक रिवीजन हो जाता है कि आपको क्या हो जाएगा, पांचों की पांचों जो हमारी यूनिट है उनका एक तरह से समरी बेस मिल जाएगा, आपको सभी यूनिट के बारे में थोड़ा थोड़ा पता लग जाता है और एक तरह से क्विक रिवीजन हो जाता है। अब इससे क्या होगा कि आपको जो कोई भी टॉपिक हमारा पांचों यूनिट के अंदर है उसका एक ओवरव्यू है कि आपको कुछ ना कुछ पता है। तो अब अगर एग्जाम में कोई भी टॉपिक आ जाता है, XYZ कोई भी हमारा टॉपिक आएगा, तो उसके बारे में एटलीस्ट आपको डेफिनेशन तो पता ही है, एटलीस्ट उसके एग्जाम्पल तो पता ही है, तो आप एग्जाम में उसको खाली छोड़कर नहीं आओगे, भरकर आ जाओगे। तो अगर आप ऐसा करके आते हो, आप सारे टॉपिक कवर करके आते हो, ऑलमोस्ट पेपर को टच करके आते हो, तो पास होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता भाई। हर एक पेज पर भी अगर आपको एक एक 10 नंबर मिलेगा तो 30-35 सीट में तो आपको 35-40 नंबर मिल जाएंगे, बाकी इंटरनल तो ओवरऑल आप 50 नंबर कर सकते हो। तो इसीलिए ये वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे आपको एक तरह से क्विक रिवीजन और ओवरव्यू मिल जाता है, सारी यूनिट का समरी मिल जाता है। बाकी इसीलिए हम इस वीडियो को क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट निचोड़ है इस पूरी वीडियो के अंदर। बाकी आपको पता है कि जो हमारे सेक्शन है उसके अंदर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो 7-8 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली इस वाली वीडियो से मिल ही जाएंगे। अगर कभी टेढ़ा भी होता था तब भी 6-7 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो 15 जो मार्क्स है वो तो आपके सेक्शन से डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी यही क्वेश्चन हमारे जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे 5 वाले आ गया, जैसे 7 मार्क्स में या फिर 10 मार्क्स में जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, उनमें तो ये हमारे बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि मान लो 2-2 वाले हमने 2-3 क्वेश्चन मिला दिए तो वो डायरेक्टली हमारे 7 या 10 मार्क्स में आ जाते हैं। तो यही फंडा है कि ये पूरी की पूरी वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है और अच्छे से कंप्लीट देखनी है। चाहे आप एक बार को स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि टाइम वगैरह मुझे पता है कम है, तो लेकिन वीडियो आपको जो है पूरी कंप्लीट देखनी है। और बीच में कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैं पूछता हूँ, वो आपको कमेंट्स में बताने, लिखना जरूर, जिससे वो चीज़ आपकी एकदम पक्की हो जाती है और आपको आगे याद रहती है। और अगर आपको फर्दर कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए यहाँ क्वेश्चनों को समझते हैं। बाकी जो मैं आपको टिप्स बताने के लिए बोला वो बीच बीच में मैं आपको बताता रहूंगा, तो जैसे मतलब जो भी सिचुएशन रिलेटेड बनेगा मैं तभी आपको वो टिप्स बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है यहाँ, डिफाइन फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमारे जो सब्जेक्ट है इसका नाम क्या है, ये मैं इसलिए ज़्यादा डेफिनेशन देता हूँ कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है सब्जेक्ट में क्या कैसे है, तो आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाते हो। तो अगर देखा जाए तो इट इज़ अ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन विच इज डील विद द स्टडी ऑफ प्रिपरेशन, स्टैंडर्ड ऑफ प्योरिटी, लिमिट टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग क्वालिटी, प्योरिटी एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आपने यहाँ पर डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको अपना सिलेबस एक तरह से रिवीजन हो गया होगा कि यहाँ पर एक तो आप कर रहे हो स्टडी ऑफ प्रिपरेशन कि कोई भी ड्रग को आप कैसे बना रहे हो, देन उसकी प्योरिटी को चेक कर रहे हो, लिमिट टेस्ट को चेक करके हम प्योरिटी को और चेक कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक कर रही है। तो वही सारी चीज़ें हमारी यही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके अंदर हम अपने वैसे देखा जाए जो हमारी नॉर्मल वाली थी, यानी कि जिसमें फार्मास्यूटिकल ऐड नहीं है, तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते थे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे फार्मेसी से रिलेटेड इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स है उनके बारे में हम स्टडी करते हैं और उन्हीं की हम क्वालिटी, प्योरिटी, लिमिट टेस्ट, ये सारी चीज़ों को हम चेक करते हैं, उनकी स्टोरेज कंडीशन वगैरह को चेक करते हैं। तो ये हमारी हो जाती है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यहाँ पर हमारे जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे फार्मास्यूटिकल्स के अंदर आते हैं, मतलब फार्मेसी के प्रोडक्ट्स हैं, उनकी हम यहाँ पर प्योरिटी चेक करते हैं, प्रिपेयर कैसे करने वो चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करने, यही सारी बातें हैं। तो ये मैंने कुछ बता दी ओवरव्यू। अब इसकी डेफिनेशन आप कमेंट्स में लिख के बताओ। अब सेकंड हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, डिफाइन इम्प्योरिटीज एंड इट्स
सोर्स। तो देखो इम्प्योरिटीज वर्ड से आप क्या समझते हो? इम्प्योरिटीज हमारी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं गंदगी या कुछ भी हमारी वो चीज़ जो उससे अलग है, यानी कि जैसे मान लो आपने दूध है, आपके पास एक गिलास दूध है, तो उस दूध में अगर थोड़ा सा यहाँ पर कोई भी कचरा पड़ गया है, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ ये पेंसिल छील के इसका कचरा पड़ गया या कोई मक्खी पड़ गई, तो ये अदर देन मिल्क हमारी क्या होंगी? इम्प्योरिटीज होंगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारे जो कचरा ये पेंसिल है वो हमारे इम्प्योरिटी है, लेकिन उस मिल्क के अंदर अगर वो पड़ गई तो वो हमारी इम्प्योरिटीज बताएगी, क्योंकि वो हमारी क्या उस मिल्क का पार्ट नहीं है। तो इस तरह जो कोई भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, फॉरेन मतलब वो उससे रिलेटेड ना अलग पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटीज बोलते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द फॉरेन पार्टिकल दैट अफेक्ट द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंसेस। अब एक और चीज़ है, ऐसा नहीं कि भाई वो फॉरेन पार्टिकल्स हो गए, तो ऐसे तो मिल्क है, मिल्क में अगर चीनी डाल दिया अलग हो गया तो क्या वो इम्प्योरिटीज होगी? नहीं, ऐसा पार्टिकल जो फॉरेन पार्टिकल है लेकिन साथ में वो सब्सटेंस की प्योरिटी को भी अफेक्ट कर देता है। प्योरिटी मतलब उस सब्सटेंस को एक तरह से खराब कर रहा है। भाई इम्प्योर मतलब उसको इम्प्योर करना, खराब करना। तो भैया कि इट इज डिफाइंड एज द फॉरेन पार्टिकल्स दैट अफेक्ट द प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी कंपाउंड की जो प्योरिटीज है उसको खराब कर देता है। यूजुअली इम्प्योरिटीज ऑक्यूरिंग इन मेनी फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल प्रिपरेशन, यूजुअली ये हमारी बहुत जगह पे प्रेजेंट होती है। साथ में जो इम्प्योरिटीज में भी प्रपोजली एक्सीडेंटली इंसिडेंटली एडेड इनटू द सब्सटेंसेस। अब जो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी आप पढ़ सकते हो कि या तो ये प्रपोजली कैसे भी हमारे कोई जानबूझ के कर रहा है, एक्सीडेंटली हो जाते हैं धोखे से, या इंसिडेंटली हो जाते हैं पता ही नहीं चल रहा हो जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके जिससे हमारी ये इम्प्योरिटीज हमको किसी भी सब्सटेंस के अंदर मिल जाती है। ठीक है, बाकी अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज की। तो पहले ही बता दूं कि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये लॉन्ग में 5 मार्क्स 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में भी आ जाता है। तो यहाँ से एक तरह से रिवाइज हो गया, लॉन्ग में भी आप इस वाले क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। तो यहाँ आता है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज बतानी है। तो इसका पहला है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी कि जो एनवायरनमेंट वगैरह है वहाँ से हमारी कोई कंडीशन आ जाती है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, अब जब कोई चीज़ हमारी बन रही होती है तो बनते टाइम आपको बताया ओपन करते हैं, बाकी चीज़ें मिलाते हैं, तो उस टाइम पर कोई चीज़ हमारी इंप्योरिटीज में ऐड हो सकती है। फिर डीकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज, अब सामान जब हमारा बन जाता है तो उनको स्टोर करने के लिए रख देते हैं, तो स्टोर में हमारा वो डीकम्पोज हो जाता है। डीकम्पोज मतलब एक तरह से गलना या फिर खराब हो जाना। तो जब ये प्रोडक्ट कोई खराब हो जाएगा, गलेगा, तो भाई उसमें माइक्रोब्स वगैरह आ रहे होंगे तभी वो चीज़ खराब हो रही है, तो वो माइक्रोब्स भी हमारे एज ए इम्प्योरिटीज है। तो ये कंडीशन हो सकती है। वहाँ पे इधर मैन्युफैक्चरिंग हजार्ड, यानी कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस टाइम पर कोई हमारा हार्मफुल कोई सब्सटेंस आ गया तो उसको हम हजार्ड्स बोलते हैं। तो ये इम्प्योरिटीज हैं, बाकी और डिटेल्स में आप अच्छे से देख लेना। बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी नोट्स थे वो ऑलरेडी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के वहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल है carewellpharma.in पर, वहाँ जाके देख सकते हो। अच्छे नोट्स हैं हमारे, थोड़ी सी उस टाइम पर मतलब राइटिंग वगैरह ठीक नहीं थी, ऐसे ही सब बना रखे हैं, तो वो चीज़ आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, वरना नोट्स हमारे काफ़ी बढ़िया है, वो चीज़ आप जाके देख सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ से आप रिविजन कर सकते हो। अब थर्ड हमारा आता है डिफाइन लिमिट टेस्ट एंड इट्स इंपॉर्टेंट। तो लिमिट टेस्ट को आपको डिफाइन करना है यहाँ पर। तो लिमिट टेस्ट के लिए सिंपल समझो, क्योंकि ये बहुत सारे हमारे इनऑर्गेनिक के अंदर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आर्सेनिक का आ जाता है। तो सिंपल पहले लिमिट टेस्ट को समझो क्या होता है। जैसे मान लो कोई भी हमारा जो मैंने आपको बताया सॉल्यूशन होता है, अब सॉल्यूशन में कुछ इंप्योरिटीज ऐसे उठाते हैं, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, अलग है। जैसे हमारे ये है, मान लो ये इसमें पेंसिल से कलर से आपको दिख रही होगी, ये इंप्योरिटी आ गई सॉल्यूशन के अंदर। तो जो लिमिट टेस्ट है, लिमिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हम रोक रहे हैं, यानी कि लिमिट कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, कहते हैं भाई इसकी इधर हमने इतनी लिमिट लगा दी कि अब ये यहाँ से पार नहीं जा सकती चीज़। तो वही है कि इस वाले टेस्ट के अंदर हम क्या करें, लिमिट सेट कर रहे हैं कि भाई हम क्या करें, पहले जो हमारा सॉल्यूशन है मान लो कोई भी, तो इसके अंदर हम इंप्योरिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं, देन उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल मतलब रोक लगा रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं कि भाई अब ये इंप्योरिटीज में नहीं आनी चाहिए। तो यही हमारे लिमिट टेस्ट का काम होता है कि दीज आर द क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वालिटेटिव टेस्ट डिजाइन टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इंप्योरिटी। यानी कि ये हमारा एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर हम पहले क्या कर रहे हैं, कोई भी जो इंप्योरिटीज है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, देन उसको कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या होती है, लिमिट टेस्ट होती है। नाउ इट इज विच इज लाइकली टू बी प्रेजेंट इन प्रिपरेशन, दिस टेस्ट शुड बी स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव। थोड़े से सेंसिटिव केस होते हैं, बाकी हमारे इसमें यूज किए जाते हैं। एग्जांपल हमारे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड हो गया, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक हो गया, ये हो गए। आर्सेनिक वाला हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके अगर हम इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है, टू आइडेंटिफाई द इंप्योरिटीज इन सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अंदर हम इंप्योरिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वही सिंपल है। एंड कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मैंने आपको एनालिसिस में भी बताया था कि अगर किसी चीज़ को हमें कंपेयर करना है तो हमारे पास दो सॉल्यूशन होंगे। ये मान लो हमने बनाया एक सॉल्यूशन, तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये सही बना कि गलत बना? तो इसके लिए एक हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जो हमारा गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है कि भाई ये सॉल्यूशन हमारा बेस्ट है और ये स्टैंडर्ड है, मतलब ये एकदम ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कंपेयर करके चेक
चेक लगा लेते हैं, चेक कर सकते हैं कि अगर ये हमारा इसके मुकाबले ठीक बन रहा है तो भाई ठीक है, अगर ये गड़बड़ बन रहा है तो गड़बड़ है। तो इसको चेक कैसे करते हैं ये भी समझ लो लिमिट टेस्ट में, कि इसमें हम टर्बिडिटी चेक करते हैं। टर्बिडिटी मतलब ये धुंधलापन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सिंपल देखा जाए, ये हमारा क्लियर लग रहा है। अब इसमें ये इंप्योरिटीज हैं तो ये धुंधला हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, ब्लर हो गया। और इसी तरह कुछ कुछ ब्लर हमारा ये भी होता है। तो बस हम क्या करते हैं, इसकी और इसकी टर्बिडिटी चेक करते हैं। टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन। अगर ये टेस्ट वाले सॉल्यूशन ज़्यादा टर्बिड है मतलब टेस्ट वाले सॉल्यूशन में इंप्योरिटी प्रेजेंट है। अगर इसके बराबर या इससे कम है तो हमारे टेस्ट वाले सॉल्यूशन में इंप्योरिटी कम है। तो इस तरह हम यहाँ पर कंपेयर करके अपनी लिमिट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं और इंप्योरिटीज वगैरह को चेक करते हैं। तो यही था हमारा कि इंप्योरिटी हम चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। बाकी कोई हार्मफुल अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी अगर ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसको भी हम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी फोर्थ क्वेश्चन आता है डिफाइन ऐसे। तो ऐसे हमारा क्या होता है, तो एन ऐसे इज एन इन्वेस्टिगेटिव और एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर मेजरिंग द प्रेजेंट अमाउंट और फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ एनी ड्रग। यानी कि मान लो हमारे पास कोई भी एक ड्रग है, ये वाला मान लो एक ड्रग है, तो जो हमारा ऐसे होता है उसके अंदर हम परफॉर्म क्या करते हैं कि जो हमारा ये ड्रग है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी प्रेजेंस है, कितने मात्रा में प्रेजेंट है, उसको हम पूरा का पूरा चेकआउट करते हैं। मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ऐसे हमारा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, इस पूरे ड्रग का चीर फाड़ करके देख रहे हैं कि इस ड्रग के अंदर हमारा क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, कितनी प्रेजेंट है, उन सबको हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। तो दे टारगेट द मेन फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द सैंपल लाइक डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, एंटीबॉडीज। ये हमारे थोड़े उस वाले सेल के बारे में हो गया। बाकी मेन हमारा क्या है कि हम इसमें करते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी भी ड्रग की कि उसमें कितना मीजर हमारा अमाउंट वगैरह प्रेजेंट है। तो बस इसको आप लिख लेना, बाकी इस चीज़ को आप अभी मतलब नहीं लिखना, कोई बात नहीं है, आपके लिए इतना ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ये हमारा थोड़ा सा सीनियर उसमें आ जाता है। बाकी यहाँ पर आपके लिए ये भी वैसे इतना नहीं है, आप केवल क्या देखना, केमिकल ऐसे देख लेना कि आपको क्या करना है। एग्जाम्पल में सिर्फ केमिकल ऐसे लिखना है कि इसमें आप क्या कर रहे हो, मान लो कोई भी आपके पास ड्रग है तो उसको मीजर कर रहे हो कि उसके अंदर कितना ड्रग कैसे प्रेजेंट है, एक तरह से यही कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सीनियर लेवल का, आपके फर्स्ट सेमेस्टर का आप इतना देखो। तो ये हमारा ऐसे हो गया, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं हम यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अगर बात करें तो राइट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल। तो मैंने लिमिट टेस्ट आपको समझा दी है। अब लिमिट टेस्ट के अंदर क्या होती है, कुछ रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि हम इसको पूरा का पूरा तैयार कर रहे हैं, तो लिमिट टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा हमारे पास बीकर होता है इस तरह से, यहाँ पे एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, ब्यूरेट है, यहाँ से टिप टिप कर रहे हैं, ये बहुत सारे मतलब लिमिट टेस्ट हम पूरे परफॉर्म करते हैं अपनी इस तरह की टेस्ट ट्यूब में हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। देन इसमें टर्बिडिटी चेक करते हैं, बहुत सारा फंडा है। आप अगर लैब में किया होगा तो आपको ये चीज़ें अच्छे से पता लगी होंगी क्या कैसे होता है, ठीक है। तो यहीं पर है कि हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट के लिए हमारा कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे क्या है कि इट हैज़ बीन बेस्ड अपॉन द रिएक्शन ऑफ मेटल आयन विद हाइड्रोजन सल्फाइड। यानी कि जो लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल है इसमें मेनली हमारा क्या हो रहा है कि जो मेटल आयन है वो हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं अंडर द प्रिस्क्राइब कंडीशन ऑफ टेस्ट बाई फॉर्मिंग मेटल सल्फाइड, और लास्ट में हमारा मेटल सल्फाइड फॉर्म हो जाता है। यानी कि मेटल आयन ने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन किया। देखो मेटल आयन हमने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन किया, और जब ये करेंगे तो हमारा मेटल सल्फाइड बन जाएगा, मेटल सल्फाइड बन जाएगा। और यही हमारा एक्चुअल में क्या है जो मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। देन हम इसकी कंपेयर करेंगे अपनी स्टैंडर्ड के साथ में और पता लगाएंगे क्या है, ठीक है। यही हमारा होता है। बाकी 6 क्वेश्चन आता है व्हाट इज फार्माकोपिया विद एग्जांपल। फार्माकोपिया का आपको एग्जांपल मतलब फार्माकोपिया क्या है ये बताना है। तो आपको पता है फार्माकोपिया हमारी स्टैंडर्ड बुक होती है जिनके अंदर क्या है हमारी दवाइयाँ कैसे बनाई जाती हैं, क्या करना है, ये सारी बातें लिखी होती हैं। अब ये डेफिनेशन मैंने आपको सीटिक्स में भी बताई है, एनालिसिस में भी बताई है, इनऑर्गेनिक में भी आ रही है। तो ये कुछ लिमिटेड और मतलब रिपीटेड टर्म होते हैं जो बार बार आपके पास आते रहते हैं। तो एक में यही है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का फायदा, यही है कि आपको एक चीज़ से बार बार मिल जाएगी। आइसोटोनिसिटी अगर एनालिसिस में आया होगा तो इनऑर्गेनिक में वैसे मोस्टली आता है, यहाँ मिल जाता है, वरना आपको सीटिक्स में मिल जाता है। तो एक ही चीज़ आपकी 2-3 जगह पे काम आ जाती है। तो फार्माकोपिया के बारे में बात करें तो इट इज अ बुक ऑफ डायरेक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। यानी कि जो मेडिसिन वगैरह है उनको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे डायरेक्ट करना है, इसके बारे में जो हमारा आता है। बाकी इट इज जनरली पब्लिश बाय द अथॉरिटी, ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा क्या करती है, पब्लिश की जाती है। और इसीलिए ये हमारे स्टैंडर्ड सेट करती है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ऑथराइजेशन के द्वारा की जाती है। तो हमारा स्टैंडर्ड ये पूरा का पूरा सेट किया जाता है। एग्जांपल जैसे हमारी इंडियन फार्माकोपिया हो गया, ब्रिटिश फार्माकोपिया। अब अगर आप कोई ड्रग देखोगे तो लास्ट में कोई क्वांटिटी लिखी है, ऐसे करके लास्ट में आपको आईपी लिखा मिल जाएगा, या फिर यहाँ बीपी मिल जाएगा लिखा हुआ। तो ये हमारे इसी को डिनोट करते हैं कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ये हमारा पूरा बनाई गई है दवाई, और ये हमारी स्टैंडर्ड है कि हमको इसमें इतनी ही अमाउंट ये सब चीज़ें लेनी थी। अब 7th क्वेश्चन आता है राइट द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। तो क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, जैसे हैवी मेटल में था उसी तरह था। तो यहाँ क्या है कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड हैज बीन बेस्ड ऑन द सिंपल रिएक्शन बिटवीन द सिल्वर नाइट्रेट एंड द सोडियम सोल्यूबल क्लोराइड। यानी कि यहाँ पर क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट हमारा एक क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है, और उस टाइम पर हमारा क्या है यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हो रहा है, और ये हमारे पीपीटी के फॉर्म में होता है, व्हाइट पीपीटी, और यही हमारे लिमिट टेस्ट कहलाता है। अब विच इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जो हमारा
डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में इंसॉल्युबल होते हैं, मतलब ये हमारी फॉर्म हमको दिखते हैं। तो क्लोराइड आयन है हमारा, ये हमारा AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है और ये हमारी नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में यूज़ किया जा रहा है। और जैसे ही हमारे कंप्लीट हो गए हमको यहाँ AgCl मिल जाता है, जो हमारा सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे होता है और ये हमारा बाहर निकल जाता है। तो ये हमारी कंप्लीट रिएक्शन है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिंपल यही याद रखना है। देखो मैं आपको अब टिप्स बता ही देता हूँ कि सिंपल आपकी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग वहाँ नहीं लगाना, जो है आप याद करते जाओ। और जो लिमिट टेस्ट वगैरह आपने परफॉर्म किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं किए तो याद कर लेना। आर्सेनिक वाला इंपॉर्टेंट है, क्लोराइड, हैवी मेटल, इनके लिए भी देख लेना। कई बार आयरन, तो मैंने वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना चुका हूँ मैं इसकी, आपने नहीं देखो जाके देख लेना। अब जैसे आप आगे के जो टर्म देखोगे उसमें आपको क्या देखेंगे, कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे जिनके ऊपर इस तरह का स्टार लगा होगा। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो स्टार वाले ट्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या यूज़ है, कैसे, ऐसे ये थोड़ी बातें आप अच्छे से देख लेना। तो उनमें एक दो रिएक्शन ही होती है, वो आप याद कर लोगे। अगर आपने सिलेबस देखा होगा, नोट्स देखे होंगे, एक दो ही रिएक्शन होते हैं, वो आप याद कर लोगे, अच्छे से कराओगे। बाकी इसमें आपके लिए ऐसा नहीं होता बहुत ज़्यादा बर्डन कि आपको पेज भरनी है, भर भर के, ऐसा नहीं है। अगर आपके लिए 7 मार्क्स का आता है तो 3 पेज इनफ है, 5 का आता है तो भी 2 से 3 पेज मोर देन इनफ है। 3 पेज मतलब मिनिमम है, 3 से ज़्यादा करो लेकिन 3 से कम नहीं करनी है। और 10 मार्क्स में अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको लगभग 4 से 5 पेज तो मिनिमम भरने ही है। तो ये हमारा क्राइटेरिया। ज़्यादा देखो मैंने ज़्यादा पेज नहीं, 3 पेज पर आप आराम से एग्जाम में भर सकते हो। 7 नंबर में मिनिमम 3 पेज, आपको इससे ज़्यादा ही भरने हैं, ठीक है, कम नहीं भरने। बस मैंने इसलिए एक लिमिट लगा दी कि इससे कम नहीं भरनी है। अब इसमें क्या है, रिएक्शन वगैरह आ जाती है तो ऑटोमेटिक आपका बर्डन कम हो जाता है, क्योंकि रिएक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है, एग्जाम्पल की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स वाली मैंने एक वीडियो बनाई थी कि पेपर को प्रेजेंट अच्छे से करो, चीज़ें उसमें अच्छी अच्छी डालो, क्वालिटी वाली डालो, एग्जाम्पल डालो। ये नहीं पूरा ऐसे ऐसे भरते चलेगा, नहीं, आप वहाँ पे प्रॉपर पॉइंट वाइज डाल दो, क्या कैसे एग्जाम्पल यहाँ पे अलग डाल दो, यहाँ टाइप्स डालना तो अलग से डाल दो, इस तरह आप लिख के डालो। और थोड़ी सी एक ट्रिप मान लो कि अगर आपको मान लो पेज नहीं भर रहा है तो आपने जो पहले पेज में पूरा इतना मान लो इतना लिखा है तो बीच का एक पैराग्राफ उठा के आप तीसरे पेज पर उसको दोबारा भी लिख सकते हो। आप चाहो तो चौथे पेज पर उसको दोबारा लिख सकते हो। तो इस तरह आप चाहो तो रिपीट भी कर सकते हो, एक चीज़ है, बस पता नहीं लगनी चाहिए ज़्यादा। तो इस तरह आप ये थोड़ा सा पेज बर्डन बढ़ा सकते हो। तो यही कुछ बातें थी जो आप ध्यान रखोगे, आप बड़े आराम से इनऑर्गेनिक, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है, आप आराम से पास हो जाओगे। 8th हमारे इसमें क्वेश्चन आता है, राइट द नेम ऑफ टेस्ट अपैरेटस यूज्ड इन आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। तो आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में हमारा कौन सा अपैरेटस यूज किया जाता है, कई बार इसका नाम आ जाता है। तो ये गटजीट अपैरेटस हमारा है और ये कुछ इस तरह का हमारा होता है। अब इसके बारे में आप पढ़ लेना, डायग्राम यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हो, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो जब भी आप आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट या लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक लिख कर आओगे तो ये चीज़ को भी आप इंक्लूड करना। अब मेरे साथ नोट्स में ये अच्छे से हमारा लिखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हो। अब 9th क्वेश्चन आता है, व्हाई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट। अब जो क्लोराइड लिमिट टेस्ट था इसमें जहाँ पर हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया, इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो देखो मैंने आपको सिंपल क्या बताया कि जो लिमिट टेस्ट है उसमें हमारा मेन चीज़ क्या होती है, लास्ट में टर्बिडिटी। यानी कि जब टर्बिडिटी आ जाती है हमारी टेस्ट वाली सॉल्यूशन की, यानी कि टर्बिडिटी को हम स्टैंडर्ड वाले के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये हमारा लिमिट टेस्ट है, उसमें जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है इसका सिंपल इतना सा काम है कि ये हमारे टर्बिडिटी को प्रोड्यूस करता है। यानी कि इन लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड प्रोड्यूस द टर्बिडिटी इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यानी कि यहाँ पर जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इसका यूज़ किया कि इसी की प्रेजेंस में हमारी टर्बिडिटी जनरेट हो रही है। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मेक द सॉल्यूशन टर्बिड विच हेल्प टू कंपेयर विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। भाई टर्बिडिटी नहीं होगी तो कंपेयर कैसे करेंगे। तो इसीलिए हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए हम क्या करते हैं कि ये पूरी रिएक्शन हमारी सेम जो पहले मैंने बताई थी वही है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ही हम करते हैं परफॉर्म। तो 10th क्वेश्चन हमारे इसमें आता है, डिफाइन लुईस एसिड एंड लुईस बेस कंसेप्ट। ये हमारा क्या है, तो लुईस एसिड में हमारे लुईस के अकॉर्डिंग हमारे ये दिया गया कि एनी सब्सटेंसेस या असब्सटेंसेस, इसमें एटम भी आ सकता है, आयन भी, मॉलिक्यूल्स आ सकता है, विच इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज एसिड। यानी कि लुईस के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी हमारा जो सब्सटेंस है, कोई भी मान लो एक सब्सटेंस है, अगर वो हमारा क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है एक हमारे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो वो हमारा क्या होने वाला है, एसिड होने वाला है। जैसे यहाँ BF3 हमारा हो गया, तो इसका नाम क्या है, कमेंट्स में बताओ आप क्या समझते हो। तो सिंपल देखा जाए तो एसिड हमारी वो चीज़ है जो क्या कर रही है, एक्चुअल में एक्सेप्ट कर रही है इलेक्ट्रॉन को। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है वो हमारे क्या होते हैं, एसिड होते हैं। अब बेस के बारे में बात करें तो आज सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग और अनशेयर्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो ल्यूइस बेस है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा कोई भी सब्सटेंस होगा, हमारा मान लो ये मैंने एग्जाम्पल के लिए NH3 ले लिया। अब आपको पता है NH3 के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर होते हैं। तो ल्यूइस बेस के अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जो हमारा क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है लोन पेयर को, वही हमारा क्या होगा, बेस होगा। तो जब NH3 है तो यहाँ पर हमारे ये लोन पेयर है, तो जब इन पे एक्स्ट्रा है तो ये हमारे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं। तो जो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा वो हमारा डोनेट कर सकता है उस चीज़ को, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा। तो ये हमारे हो गए लुईस एसिड एंड लुईस बेस के बारे में।
अब 11th आता है हमारा डिफाइन बफर। तो बफर हमारा क्या होता है? तो अब बफर सॉल्यूशन इन वन विच मेंटेन इट्स पीएच फेयरली कांस्टेंट इवन अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। यानी कि सिंपल मैं आपको चलो यहाँ टर्म बताता हूँ कि बफर क्या होता है। तो मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है यहाँ पर। अब सॉल्यूशन आपको बताया, जैसे मान लो कोई भी सिरप वगैरह आप लोग पीते हो, सिरप वगैरह आपने यूज़ की होगी, तो सिरप को आप क्या करते हो, बार बार कैप वगैरह मतलब खोलते हो, यूज़ कर रहे हो, फिर कर रहे हो। तो कई बार क्या हो सकता है कि इन्वायरमेंट से कोई चीज़ उसमें मिल सकती है। अब मान लो सिरप का कुछ फिक्स पीएच है, अब इन्वायरमेंट से कुछ इसमें चीज़ें मिल गई, कंटामिनेशन हो गई, ऑक्सीडेशन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो हो सकता है कि उसकी पीएच चेंज हो जाए। अब अगर उसकी जो पीएच हमने बनाई थी जब सिरप बनाया तब अगर वो चेंज हो जाएगी तो हमारी बॉडी में जाके वो इरिटेशन कॉज करेगा, हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बफर सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। अब बफर की खासियत क्या होती है कि बफर सॉल्यूशन अगर हम मान लो हमने इस पूरे सॉल्यूशन में ऐड कर दिया तो बफर क्या करेगा, इसकी पीएच को चेंज नहीं होने देगा। यानी कि पीएच जो चेंज हो रहा था उसको रजिस्ट करेगा, उसको रोक के रखेगा हमारा ये। तो इसको ऐसे एग्जांपल के लिए समझो, मान लो मैंने यहाँ पर वाटर ले लिया, पानी है, ठीक है। अब पानी में मैंने क्या, मान लो पानी की पीएच 7 है। तो अब मान लो कि मैं बफर सॉल्यूशन मैंने नहीं डाला, उस केस में समझो मैंने बफर सॉल्यूशन नहीं डाला, तो अब अगर इसमें मैं एसिड डालूंगा तो जो पीएच 7 था वो धीरे धीरे हमारी डिक्रीज होगी, 6, 5, 4 आएगी जितना एसिड डालेंगे। अब अगर मैं बेस डालूंगा तो बेस हमारा बढ़ेगा, तो पीएच हमारी 7 से ऊपर जाएगी, 8, 10, 12 जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे हम इन सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं हमारी पीएच चेंज होती जा रही है और इससे हमारे पूरा कंपाउंड बदल जाएगा, हमको इरिटेशन कॉज कर सकता है। सिंपल सा फंडा है। तो वैसे हमारी ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मतलब एसिड और बेस होता है, ऐसा नहीं है कि हम लार्ज में डालेंगे, स्मॉल अमाउंट में अगर हमारा ऐड हो जाता है। अब स्मॉल अमाउंट क्यों? क्योंकि भाई अगर आपने मान लो कोई दवाई या सिरप वगैरह उसको ओपन कर रहे हो तो नॉर्मली हमारी कॉन्टामिनेशन होगी इन्वायरमेंट से, ऐसे थोड़ी पूरा ही मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस लिखा होता है। अब अगर मैं क्या करूँ, जो पीएच हमारी चेंज हो रही थी इनकी वजह से, अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर बफर सॉल्यूशन ऐड कर दूँ इसके अंदर, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि कुछ देर तक मान लो जो हमने जैसे ढक्कन खोला, एसिड हमारे इसमें कुछ मिल गया, तब भी जो हमारी पीएच है वो 7 की 7 रहेगी। हमने बेस मान लो कोई समस्या मिल गया तब भी हमारी जो पीएच है वो 7 की 7 रहेगी। तो यहाँ पर बफर सॉल्यूशन ने एक्चुअल में क्या किया कि विच रजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच, उसने क्या किया, पीएच जो हमारा चेंज हो रहा था उसको रजिस्ट कर दिया, उसको रोक दिया। तो या तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि इट इज अ सॉल्यूशन विच रजिस्टर पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन, यानी कि पीएच को ये हमारा रजिस्ट कर देता है। या यहाँ लिख दो कि आप बफर सॉल्यूशन इन विच मेंटेन इट्स पीएच फेयरली कांस्टेंट इवन अपॉन द एडिशन ऑफ, यानी कि अगर स्मॉल अमाउंट में किसी में एसिड और बेस रुक जाता है तब भी जो हमारा पीएच है वो उसकी पीएच, जब भी हमारा जो बफर है वो उसकी पीएच को मेंटेन करके रखता है। अभी हमारे दो होते हैं, एक हमारा एसिडिक बफर होता है, एक हमारा बेसिक बफर होता है। अब हमारा 12th क्वेश्चन आता है डिफाइन बफर इक्वेशन। तो बफर इक्वेशन क्या होती है? तो वैसे तो इसको हम जो है हेंडरसन हैसेलबच इक्वेशन भी बोलते हैं, और ये हमारा लॉन्ग में यानी कि 5 या 7 मार्क्स में मोस्टली हमारे टाइम ये आ जाता है। अब इसको जो स्टार्ट करते हैं हम इस पूरे को, मतलब जो हमारा ये फाइनल बफर इक्वेशन है वो आपको ये देखने को मिलेगी, पी एच इज इक्वल टू लॉग के ए, के हमारा डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट होगा अपॉन ए नेगेटिव अपॉन एच है। तो ये हमारी क्या है, फाइनल बफर इक्वेशन है। लेकिन इसको बनाने के लिए हम कुछ इस तरह बनाते हैं कि मान लो हमारे पास कोई भी एक सिंपल बीक एसिड है, एच, इसको हम एच पॉजिटिव ए पॉजिटिव करेंगे तो इसको बाद में हम डिफाइन करते रहते हैं, ये ऊपर नीचे आ जाता है। तो इसके लिए सारे नोट्स में मैंने पूरा लिखा हुआ है, वहाँ से आप इसको समझ लेना। चलो मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ, अगर कभी एग्जाम में आगे आपके काम आएगा। तो मान लो हमने पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरी आप लिख सकते हो, यही नोट्स आपको वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। तो मान लो यहाँ पर क्या है कि एच हमारा एक बीक एसिड है, तो वो इस तरह डिसोसिएट होगा, एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव में होता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो सेम रिएक्शन हम लिखेंगे एच ए इज इक्वल टू एच पॉजिटिव ए। अब जब डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट में करते हैं तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऊपर इस तरह लिखते हैं और ये हमारा नीचे आ जाता है। तो के ए जो हमारा डिसोसिएशन इक्वल टू एच पॉजिटिव ए नेगेटिव अपन ये। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको एच पॉजिटिव की फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि हमको क्या अभी हम एसिड के लिए निकाल रहे हैं। तो जब इसमें लेंगे तो ये आपको बताइए ये हमारे नीचे, तो क्रॉस लिंकिंग में क्या आ जाएगा, ये हमारा इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हमारा नीचे आ जाएगा। तो वही कि हमने एच पॉजिटिव इक्वल टू के, ये हमारा ऊपर आ गया एच ए और ये हमारे नीचे आ गया नेगेटिव। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर जो के है वो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे करेंगे नेगेटिव लॉग एच पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए, और ये आ जाएगा। अब अगर आप लोगों को पता हो, मैंने इतनी बार आपको डेफिनेशन बताई है कि पी एच इज डिफाइंड दैट इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ अ एच पॉजिटिव आयन। तो जो हमारा पीएच है उसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम एच पॉजिटिव आयन। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, पीएच लिख सकते हैं। तो बस हम क्या करते हैं, इसकी जगह यहाँ पे पीएच लिख देते हैं और ये हमारा बन जाता है माइनस लॉग के ए एच ए, और यहाँ पे एच ए और नीचे हमारा ए। अब हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये लॉग का सिस्टम होता है कि अगर मैं इसको क्या करूँ, घुमा दूँ तो ये नेगेटिव वाला हमारा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है पी एच इज इक्वल टू लॉग के ए, और ए हमारा
नेगेटिव ऊपर आ गया और HA हमारा ऊपर आ गया। तो ये हमारी क्या बफर इक्वेशन है। ये हमारा पूरा सिस्टम लॉ ऑफ मास एक्शन वाला कहलाता है, जिसके जरिए हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को फाइंड आउट किया। तो अगर ये बफर इक्वेशन आ जाती, बस आपको यही लिखनी है, 2-4 बातें, लैंग्वेज अच्छे से लिख के आता ना, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बफर इक्वेशन आई होप आप 7 में भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब 13 क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी क्या है? तो अब मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि ये हमारा पीएच है और इसमें बफर सॉल्यूशन हमने ऐड कर दिया। यहाँ से अगर एसिड बेस आता है तब भी इसकी हमारी पीएच चेंज नहीं होती। तो भाई यहाँ पर मैंने क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड बेस। तो यहाँ पर ऐसा थोड़ी कि भाई हम इसमें एसिड डालते जाएंगे और हमारी पीएच कभी चेंज ही नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है। हम स्मॉल अमाउंट तक डालेंगे नहीं होगी, लेकिन एक ऐसा मूवमेंट आएगा कि जब हम एसिड इसमें डालेंगे और हमारी पीएच चेंज हो जाएगी, जब हमारा बफर सॉल्यूशन का भी जो इफेक्ट है वो हमारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि भाई एसिड की भी एक लिमिट है स्मॉल अमाउंट में। ऐसा थोड़ी आपने मान लो पूरे HCl में, अगर आप मान लो आपने यहाँ पूरा HCl सॉल्यूशन डाल दिया और आपने बफर सॉल्यूशन डाल दिया, तो क्या वो चेंज नहीं होगा? होगा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह तो वो चेंज होगा, लेकिन एक फिक्स अमाउंट तक वो हमारा रोक के रखेगा उस चीज़ को। तो वही कि द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस विच विल बी रजिस्ट बाई द बफर सॉल्यूशन, यानी कि वो अमाउंट हमारा एसिड और बेस का जो हमारा बफर सॉल्यूशन के द्वारा रजिस्ट होता रहा, यानी कि जिससे हमारी पीएच चेंज नहीं हुई, उसी को हम उसकी बफर कैपेसिटी बोलते हैं। यानी कि हम एक्चुअल में अब क्या करें, जो हमारा बफर सॉल्यूशन है उसकी दम पता लगा रहे हैं कि भाई कितनी पावर है तुम्हारे अंदर, बफर सॉल्यूशन जो था तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है कि तुमने एसिड और बेस को रोक के रखा। तो उसको कैसे पता लगाएंगे? जब हम एसिड और बेस की अमाउंट को पता लगा रहे हैं, तो वही ये हमारा होता है बफर कैपेसिटी की द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस दैट मस्ट बी एडेड टू द बफर टू प्रोड्यूस अ यूनिट चेंज ऑफ पीएच। यानी कि ये एसिड और बेस की वो अमाउंट जब तक उसने पीएच में कोई चेंज नहीं किया, जैसे ही वो माइनर सा चेंज करेगा हम तुरंत उस एसिड और बेस के अमाउंट को कैलकुलेट कर लेंगे और वही हमारी बफर कैपेसिटी मिलेगी कि भाई इसने क्या किया कि 1 ml तक हमारे HCl को रोक लिया पीएच चेंज होने से, या 2 ml तक, इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। तो इट हेल्प टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ अ बफर ऑन अ क्वांटिटेटिव बेसिक। हम यहाँ से अपनी बफर की इफेक्टिवनेस को बाहर निकाल सकते हैं कि कितना इफेक्टिव है हमारा कोई भी बफर। तो जो बफर कैपेसिटी है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी कि ये हमारा लॉन्ग बी आ जाएगा और ये हमारा है अमाउंट ऑफ बेस। अब यहाँ पर मतलब ये हमारा है कि अमाउंट ऑफ एसिड या बेस जितनी भी हम इसमें ऐड करें वो हमारी यहाँ आ जाएगी, और नीचे हमारा अमाउंट ऑफ पीएच चेंज, यानी कि पीएच कितना चेंज हुआ, ऊपर कितना अमाउंट हमारा लगा, और इससे हम बफर कैपेसिटी को निकाल सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, सिंपल सी बात है। ऊपर हमारा क्या है, जो हमारा ये अमाउंट है उसको हम फिट करेंगे यहाँ पर कि इट इज़ अ अमाउंट ऑफ, कि ये हमारा है कि इतना एसिड और बेस ऐड किया, और ये हमारा है चेंज इन पीएच, कि हमारी पीएच कितनी चेंज हुई। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा बफर कैपेसिटी के बारे में। अब 14 हम यहाँ क्वेश्चन देते हैं, स्टेट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन, की बफर सॉल्यूशन की आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है। तो अब आप यहाँ पे मैंने क्यों बोला था आपको कि 2 वाले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यहाँ बफर के हमारे 4-5 क्वेश्चन हो गए। तो अब अगर आपके सामने बफर सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन 10 नंबर में भी आ जाता है ना, तब भी आप ये सारी बातें लिख कर आ जाओगे। मैंने आपको लॉ ऑफ मैक्स मतलब पूरा आप अच्छे से लिख कर आ जाओगे कि भाई आपको 7 या 10 मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए स्टेट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन का आइडियल क्या है, तो इट हैव अ डेफिनेट पीएच, मतलब इनका खुद का भी पीएच एक फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद का ही बदल रहा है तो दूसरे को क्या रोकेंगे, वही हिसाब है। फिर इट्स पीएच डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन, ये हमारा डाइल्यूशन पे पीएच हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, इनके खुद का नहीं होना चाहिए। क्योंकि बफर सॉल्यूशन को कई बार क्या है कि हम बिल्कुल मतलब नहीं चेंज कर सकते, थोड़ा सा इसको डाइल्यूट मतलब थोड़ा सा पानी मिलाकर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें हम वाटर को मिलाएं तो इसका पीएच हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी इट कैन नॉट चेंज ऑन अ स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, अब अगर हमारा बफर सॉल्यूशन ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रखा है तो उसका पीएच चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी द पीएच इज स्लाइटली क्वांटिटी ऑन एन एसिड और बेस, और जो हमारा इसका पीएच है वो एसिड बेस पे भी संभाल ले, और बाद में थोड़ा सा हमारा चेंज तो होगा ही होगा। बाकी हमारे यहाँ पर 15 क्वेश्चन आता है राइट लिमिटेशन ऑफ आरहेनियस थ्योरी। तो आरहेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि आरहेनियस जी वो थे जिन्होंने एसिड और बेस के लिए डेफिनेशन दी थी कि एसिड क्या है और हमारा बेस क्या है। तो अब आपको यहाँ पर कमेंट्स में बताना है कि अकॉर्डिंग टू आरहेनियस डिफाइन एसिड एंड बेस, यानी कि आरहेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा एसिड को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं और बेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये आपको कमेंट्स में बताना है। बाकी मैं यहाँ क्वेश्चन आपको बताता हूँ लिमिटेशन ऑफ आरहेनियस थ्योरी की, ये इसकी लिमिटेशन हमारी क्या थी। तो देखो आरहेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी जो हमारा सब्सटेंस है जब उसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं देन वो हमारा इसी पानी में डिसॉल्व करने को हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो उस टाइम पर हमारा कोई भी जो सब्सटेंस है वो हमारा H पॉजिटिव आयन या फिर OH नेगेटिव आयन देता है, उसी के बेस पर हम उसको एसिड और बेस में डिनोट करते हैं। तो इसकी लिमिटेशन क्या होगी कि ये वाला जो हमारा पूरा का पूरा वो थ्योरी थी वो सिर्फ हमारी पानी में मतलब पानी में काम करते हैं कि जब हम किसी कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करेंगे देन ही वो हमारी यूज होगी। तो ये एक लिमिटेशन है कि हम बिना वाटर के हम इसको और कहीं चेक नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी
इट कंसीडर ओनली दो सब्सटेंसेस विच रिलीज, बाकी इसके अंदर जो आर्गेनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो H पॉजिटिव आयन दे और OH नेगेटिव आयन दे। तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो हमारा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं दे रहा है तो क्या वो हमारा एसिड और बेस नहीं होगा। तो ये भी एक हमारी इसकी लिमिटेशन हो गई। बाकी ये न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट देने में भी फेल हो गया कि कोई चीज़ हमारी न्यूट्रल कब होगी और कैसे होगी। तो ये हमारी कुछ लिमिटेशन थी 3 यहाँ पर। अब मैं ये बता देता हूँ, तो यहाँ पर क्या है कि अगर कोई सब्सटेंस हमारा है, जब उसकी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हम उसकी रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं, तो उस टाइम पर अगर वो सब्सटेंस हमारा टूट कर H पॉजिटिव आयन दे देता है तो देन हमारा वो क्या हो जाता है एसिड, और अगर OH नेगेटिव आयन देता है तो वो हो जाता है बेसिक। ये मैंने वैसे आपको एनालिसिस में भी बताया था, तो आप अच्छे से देख सकते हो। अब 16 क्वेश्चन हमारा आता है, डिफाइन बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। तो अब मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन हमारा है जो एग्जाम में बहुत बार आता है, वो हमारा है आइसोटोनिसिटी के मेजरमेंट और उसको हम कैसे मतलब एडजस्ट करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत बार आते हैं और पूरा लॉन्ग में आता है। तो पहले जस्ट मैं आपको समझाता हूँ, आपको लॉन्ग वाले में अगर आप तक समझ नहीं आएगा तो ये समझ लो। देखो आइसोटोनिसिटी में एक वर्ड आता है टोनिसिटी, तो टोनिसिटी को पहले समझो। टोनिसिटी में वर्ड एक मिल रहा है टोन, तो टोन क्या होता है, जैसे आप लोग हो, अगर आप किसी से कैसे बात कर रहे हो, किस टोन में बात कर रहे हो, कहते हैं ना भाई बहुत ऊंची टोन में बात कर रहा है, बहुत ही ऊंची बात कर रहा है, तो अकड़ में बात कर रहा है, ये कर रहा है, किसी से आप पोलाइटली बात करते हो। तो टोन एक तरह से होता है कि आप किसी सामने वाले से बात कर रहे हो तो कैसी आपकी मैचिंग आ रही है, कैसे वाइब्स हैं उसके साथ में। अगर वो प्यार से कर रहा है, आप भी प्यार से कर रहे हो, दोनों लड़ाई होती है, दोनों ही एकदम तेज तेज में बोल रहे हो, तो यही हमारी टोनिसिटी होती है। अब यहाँ टोनिसिटी हम चेक किसकी कर रहे हैं, तो कोई भी जो हमारा ड्रग या सॉल्यूशन है, आपको बताइए हम अपनी बॉडी में यूज करने के लिए बनाते हैं। तो जब बॉडी में यूज करने के लिए बनाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी टोनिसिटी हमारे इस वाले बॉडी के साथ में मैच होना बहुत जरूरी है। अब ये होना बहुत जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर ये मैच नहीं करेगी तो वो चीज़ हमारी इरिटेशन हमें कॉज करेगी। जैसे मान लो कोई भी जो हमारा सॉल्यूशन है या कोई भी ड्रग है हमारा, तो वो ड्रग हमारा क्या करेंगे, हम ओवरऑल इनडायरेक्टली क्या करेंगे, अपने मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई करेंगे। मेम्ब्रेन क्या है, हमारी कोई स्किन है तो ये भी हमारी मेम्ब्रेन है, अंदर की म्यूकस है वो भी हमारी मेम्ब्रेन है, कोई हमने टैबलेट खाई तो वो हमारी म्यूकस के साथ जाके इंटरेक्ट करके एब्जॉर्ब होगी बॉडी में, तो वो भी हमारी मेम्ब्रेन है। तो देखा था पूरी बॉडी में जो स्किन या मेम्ब्रेन कोई भी हमारी है तो ये मेम्ब्रेन है। तो जो हमारा ड्रग है उसकी क्या होनी चाहिए, इस वाली मेम्ब्रेन के साथ में टोनिसिटी हमारी सेम होनी चाहिए, और इसको अगर और वर्ड में बोले तो जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो हमारा सेम होना चाहिए। अब इस सेम होने का मतलब इससे फायदा क्या होगा कि जैसे कोई भी हमारा ड्रग है, इसको क्या करना है, हमारे ब्लड के अंदर क्या होना है, एब्जॉर्ब होना है, तभी वो चीज़ हमारी क्या करेगी, बॉडी में जाकर इफेक्ट देगी। तो जो ड्रग बॉडी ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस टाइम पर ब्लड और ड्रग की जो हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारा अगर सेम रहेगा तो ऑब्जर्प्शन हमारी अच्छी रहेगी। कैसे ये सब बाद में देंगे, बस आप बेसिक समझ लो, ऑब्जर्प्शन हमारी अच्छी रहेगी। बाकी टोनिसिटी अगर हमारी सेम रहती है तो हमको इरिटेशन वगैरह कॉज नहीं होगी। तो यही रीजन है कि हमारी जो टोनिसिटी है वो हमारी सेम होनी चाहिए, जिससे हमें इरिटेशन वगैरह ना हो और जो हमारा ड्रग है वो इजीली डिस्पर्स हो सके और ऑब्जर्व हो सके हमारी बॉडी के अंदर। तो ये हमारी होती है टोनिसिटी कि हमें क्या करना है, अपने सॉल्यूशन है वो हमारी बॉडी के साथ में क्या करना चाहिए, सेम कंसंट्रेशन होनी चाहिए हमारे बॉडी के साथ में, और इससे वो इरिटेशन वगैरह ना करे। तो अब यहाँ पर 3 टर्म आते हैं। एक हमारा होता है आइसो, जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ आइसोटोनिसिटी, यानी कि जब हमारा सेम है, जो हमारी टोनिसिटी ड्रग की है वो हमारी बॉडी के साथ एकदम मैच कर रही है, हमारे ब्लड के साथ एकदम मैच कर रही है। हाइपर मतलब जब ये टोनिसिटी हमारी क्या है, ब्लड से बॉडी है उससे ज़्यादा हो रखी है, और हाइपो जब हमारी बॉडी से क्या हो रही है, कम हो सकती है। तो हमारे लिए दोनों ही कंडीशन क्या हो नुकसानदायक है। हमें मेन क्या है, आइसो चाहिए जो हमारी बॉडी के साथ में क्या करे, मैच करे। तो ये बेसिक टर्म आप समझ गए। अब हम जल्दी से जो इन क्वेश्चनों को यहाँ पे समझते हैं। पहला हमारा है बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो फार्मास्यूटिकल बफर सॉल्यूशन दे आर मीन्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ बॉडी शुड बी एडजस्टेड टू सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दे ऑफ द बॉडी फ्लूइड। तो जो हमारा बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ये हमारे बॉडी के मतलब बॉडी के पर्पज के लिए बनाया जाता है, बॉडी में यूज करने के लिए। अब इसका सेम फंडा क्या है कि ये हमारा एडजस्ट कर सके सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज दे हैव द बॉडी फ्लूइड, यानी कि कोई भी जो हमारा ड्रग वगैरह है उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे बॉडी फ्लूइड के साथ मैच करनी चाहिए, तभी वो चीज़ हमारी काम करेगी। जैसे हमारा कोई ब्लड है उसकी वो हमारी 0.9 वेट बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन होती है। अब ये भी हमारा क्या है, बॉडी के बराबर ही होता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको आप लॉन्ग में पढ़ोगे तभी अच्छे समझ आएगा। और डेफिनेशन ये थोड़ी सी मतलब वैसी लग रही है, आप एक खुद की डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हो। तो बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपके अकॉर्डिंग क्या, आप कमेंट्स में लिख के बताओ। चलो अभी देखते हैं। फिर यहाँ पर हम आता है आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। तो आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन में क्या है कि द सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर बट नॉट नेसेसरली द सेम कंसंट्रेशन आर सेड टू बी आइसोऑस्मोटिक। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया कि ये हमारा जो आइसोटोनिसिस को डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखो जो हमारा ड्रग वगैरह कंसेप्ट है इसमें आप क्या जानते हो, मेन चीज हमारी क्या होती है, API होती है, यानी कि एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या इसी को हम क्या बोलते हैं ड्रग, यानी कि कोई भी जो मेडिसिन है उसमें
उसमें दो चीज़ें होंगी, एक हमारा होगा ड्रग या इसको हम क्या बोलते हैं सॉल्यूट बोल देते हैं, और एक हमारा प्लस क्या होगा सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट हमारा वो बेस है जिसमें मिल रहा है, जैसे सिरप है तो सिरप में क्या सारी की सारी दवाई है, उसमें दवाई मिक्स होती है, बाकी हमारा क्या है एक सॉल्वेंट होता है, लिक्विड वगैरह होता है। तो यही हमारी दो चीज़ें किसी भी ड्रग सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूट है एक्चुअल में वही हमारा मेन ड्रग होता है। तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम चेक करते हैं कि द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ अवर बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो कोई भी मेम्ब्रेन या वो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के साथ जब मैच करेगी तब ये कंडीशन हमारी आइसोऑस्मोटिक वाली कहलाती है। तो उसी बेस पर ये हमारा यहाँ पर डिनाई किया गया कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारा सेम होना चाहिए एज अ बॉडी फ्लूइड का जो होता है वो, ठीक है। तो आइसोऑस्मोटिक में क्या है कि यहाँ पर तो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए सॉल्यूशन में, लेकिन हो सकता है भाई इन केस में कि इनका जो मतलब कंसंट्रेशन हमारी सेम ना हो, तो ये हमारे आइसोऑस्मोटिक है। हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि होगा ही, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन आ सकती है कि कंसंट्रेशन भी हमारी सेम हो और ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम और हो सकता है लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा सेम रहेगा, क्योंकि डेफिनेशन जो आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहे होंगे, इसको आप लॉन्ग में देख लेना, टर्म मैंने आपको समझा दिया। तो अब यहाँ पर आता है टर्म राइट द मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी। इससे पहले ये समझते हैं व्हाट इज आइसोटोनिसिटी, क्या होता है। तो वही मैंने बताया कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, ये किसी भी सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है इन रेफरेंस टू पर्टिकुलर मेम्ब्रेन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द 0.9% ऑफ NaCl और कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड। यानी कि यहाँ पर क्या है कोई भी जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा जब मेम्ब्रेन के साथ में डिस्पर्स करेगा, मेम्ब्रेन के रिलेटेड में निकाला गया है, तो उस टाइम पर जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है हमारे किसी भी सॉल्यूशन की वो हमारी इक्वल होनी चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड से, और जब ये हमारी इक्वल होगी तभी हमारा वो ड्रग जब ब्लड के अंदर पहुंचेगा तो वो इरिटेशन कॉज नहीं करेगा। तो सिंपल सा फंडा है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है वो हमारी इक्वल होनी चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड में, यानी कि ब्लड के अंदर जो हमारे सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उनके साथ मैच करनी चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़ जो हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो आता है 0.9% ऑफ NaCl, तो इसकी हमारी मैच करती है ब्लड के साथ में। तो अगर हमको कोई भी सॉल्यूशन बनाना है तो उसकी कंसंट्रेशन को हम 0.9% ऑफ NaCl सॉल्यूशन के साथ मैच कर सकते हैं, देन वो चीज़ हमारी आइसोटोनिसिटी हो जाती है, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर हमारा कुछ मेथड है कि मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ आइसोटोनिसिटी, किसी को हम चेक कैसे करेंगे कि वो हमारा आइसोटोनिक है कि नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर दो मेथड है, एक हमारा क्रायोस्कोपिक मेथड है, एक हमारा हीमोलाइटिक मेथड है। क्रायोस्कोपिक मेथड में क्या है कि जो कोई भी हमारा सॉल्यूशन है उसके हम फ्रीजिंग पॉइंट को चेक कर सकते हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट अगर उसका -0.52 डिग्री सेल्सियस है देन वो हमारा आइसोटोनिक होगा, क्योंकि हमारे ब्लड का भी क्या होता है इतना ही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। हीमोलाइटिक मेथड में हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे जो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन मान लो ये हमारा आइसोटोनिक या मतलब टॉनिक सॉल्यूशन है पूरा, अब इसको चेक करना है आइसोटोनिक है, हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है। तो हम क्या करते हैं जो हमारी RBC होती है रेड ब्लड सेल्स, उसको क्या करेंगे हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि भाई ब्लड के साथ ही, क्योंकि हमने क्या बोला जो हमारा ब्लड के साथ हमको मैच करानी है, तो हमने क्या किया यहाँ पे डाल दी RBC। तो अब अगर क्या होगा कि जो हमारी जो मैंने अब आप रियल लाइफ में समझो कि अगर हमारी इनकी आइसोटोनिसिटी सेम होगी तो जो हमारी ये है सेल है रेड ब्लड सेल, इसको कुछ नहीं होगा, ये हमारा सेम का सेम रहेगा। लेकिन अब अगर क्या हो जाता है कि मान लो जो हमारी आइसोटोनिसिटी है वो हमारी इसकी ज़्यादा है, जो हमारा सॉल्यूशन है इसकी ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा कि जो सेल के अंदर का पार्टिकल है वो हमारा बाहर की तरफ क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। अब ऐसा क्यों कर रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपको अच्छे से याद हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक तरह से क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा हाई से लो की तरफ मूव करता है। अब आप कह रहे होगे सर हाई तो ये सॉल्यूशन है, नहीं यहाँ पर क्या है देखो ये हमारा क्या है हाइपरटोनिक है। अब हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, क्या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है वो हमारा ज़्यादा होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हमारा इसके अंदर ज़्यादा है, तो भाई यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट कम हो गया, तो हमारा सॉल्वेंट क्या होगा इस वाले सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा, और जब सेल से बाहर की तरफ मूव करेगा तो सेल हमारा क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा, जिसको हम श्रिंकल बोलते हैं, और वो हमारा विंकल भी हो जाएगा, यानी कि एक तरह से खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि हम क्या करते हैं जो कोई भी अपना ड्रग सॉल्यूशन यूज़ करते हैं उसको हम आइसोटोनिक बनाते हैं कि वो हमारा ब्लड के साथ मैच करे, जिससे वो हमारे ब्लड में जाके हमारे ब्लड को ख़राब ना करे, हमको इरिटेशन कॉज ना करे। तो इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सेकंड सिनेरियो समझते हैं कि अगर मान लो वो हमारा हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक मतलब जो हमारा ये सॉल्यूशन है ये हमारा क्या है यहाँ पर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन हमारी कम है, तो जब कम होगी तो अब हमारा क्या करेगा सॉल्वेंट बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, तो जब हमारा क्या होगा बाहर वाला सॉल्यूशन रेड ब्लड सेल के अंदर मूव करेगा, तो अब क्या होगा ये सेल हमारा फूलने लगेगा, और फूलने के बाद क्या हो जाएगा फट जाएगा, तो हमारा वर्स्ट हो जाएगा।
जाएगा। तो अगर वो हमारा क्या है हाइपरटोनिक है तो हमारा वो श्रिंक होगा, और हाइपोटोनिक है तो बस्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम इस मेजरमेंट कर सकते हैं कैसे क्या है हमारा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ 18 आइसोटोनिसिटी आप समझ गए होंगे। बाकी इनके कुछ हमारे मेजर एडजस्टमेंट के भी मेथड है, जो हमारा क्लास 1 क्लास 2 है हमारा, वो भी आप देख सकते हो। अब यहाँ 19 क्वेश्चन आता है, नेम द इलेक्ट्रोलाइट यूज इन द रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो रिप्लेसमेंट थेरेपी में इलेक्ट्रोलाइट का कैसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे नाम ही वैसे लिखने हैं, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, आप सिर्फ नाम लिखो। पहला हमारा आता है सोडियम क्लोराइड। रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या है कि जब आपको मान लो डायरिया हो गया या आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई, आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए, आपकी बॉडी में इन चीज़ों की आयंस की कमी हो गई, देन आप क्या करोगे। तो उस टाइम पर हमारे कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो एक्सटर्नली हम क्या करते हैं बॉडी के अंदर प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पर बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो आपके लॉन्ग में भी मैंने बताया, उसको भी आप करके देख सकते हो। तो पहला हमारा आता है सोडियम क्लोराइड आता है। ये हमारा एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मतलब साल्ट होता है, जो हमारा फ्रीली सोल्यूबल होता है पानी के अंदर। बाकी ये नॉर्मल सी प्रोसेस है, बाकी इसको हम रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ कर सकते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड हमारा है। सेकंड हमारा पोटेशियम क्लोराइड। 3 नाम याद रखो, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो जो पोटेशियम क्लोराइड है इसको हम KCl बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, इट इज स्टेबल इन एयर, एयर में स्टेबल होता है। बाकी ये वाटर में सॉल्युबल होता है। बाकी ये थोड़ा सा सैलाइन टेस्ट का होता है, और इसमें पोटेशियम रिप्लेसमेंट में हम इसका हेल्प कर सकते हैं। और थर्ड हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट है। तो ये 3 नाम बस आपको नाम ही लिखने अगर आ जाता है, एक आध लाइन आप लिख के आ सकते हो। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन अल्कोहल है। और ये हमारा क्या है, यहाँ पर सिंपल देखा जाए ओरली IV इन रूट से हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी कैल्शियम में हम क्या कर सकते हैं, हाइपोकैलेमिया की कमी में इसका यूज़ करते हैं। हाइपो मतलब जब कैल्शियम हमारा कम होता है। 2 टर्म आपको अच्छे से अगर आते होंगे, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा और हाइपो मतलब होता है कम। कहीं भी अगर हाइपो लगा मतलब उसमें वो चीज़ की कमी है, और हाइपर लगा तो उस चीज़ में वो क्या है ज़्यादा हो रखा है हमारा। 20 क्वेश्चन हमारा आता है, डिफाइन ORS एंड राइट इट्स कंपोजिशन। तो ORS के बारे में अगर आप जानते होंगे कि जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, कमी हो जाती है, देन हम ORS का यूज़ करते हैं। ये हमारा रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरह भी एक तरह से यूज़ होता है। तो ORS की फुल फॉर्म क्या है, ये आपको कमेंट्स में लिख के बतानी है, अब तक मैंने नहीं पूछी। ORS की डेफिनेशन आप डेफिनेशन नहीं, फुल फॉर्म आप कमेंट्स में लिख के बताओ, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको। बाकी इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट। ये फ्लूइड रिप्लेसमेंट का एक टाइप है, जो हमारा क्या करेगा, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट और ट्रीट करता है, जिस टाइम पर हमें डायरिया मेन हमारा हो जाता है। तो ORS कंटेन एनहाइड्रस ग्लूकोज। इसके अंदर हमारा ग्लूकोज ये होता है। डायरेक्टली आप कंपोजिशन देखो, डेफिनेशन आपने देख ली। तो कंपोजिशन हमारा क्या है, इसके अंदर NaCl, KCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, एनहाइड्रस ग्लूकोज और ग्लूकोज, ये हमारी क्या है 5 से 6 चीज़ें होती हैं। अब एक हमारे ये फॉर्मूला 1 है, एक हमारा फॉर्मूला 2 है, 2 फॉर्मूला है, इनको आप याद कर लेना। तो ये हमारा लॉन्ग में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो इनके कई बार हो सकता है नाम आ जाए, कई बार हो सकता है फॉर्मूला आ जाए, इस चीज़ को आप याद कर लो। ये हमारा WHO और यूनिसेफ के द्वारा हमारा दिया गया है डायरियल डिसीज को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हमारा था ORS, इसकी फुल फॉर्म आपको कमेंट्स में लिख के बतानी है। अब यहाँ पर 21 हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एक्लोरहाइड्रिया। तो एक्लोरहाइड्रिया क्या होता है, देखो ए वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, ए फॉर होता है अब्सेंस, अब्सेंस या अब्सेंट समझो, और हाइड्रोक्लोरिया, क्लोर मतलब समझो हाइड्रो, जो HCl हमारा होता है हाइड्रोक्लोराइड वो। तो एक तरह से बोला जाए तो एक्लोरहाइड्रिया एक हमारी कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है कि हमारे पेट में HCl की कमी हो जाती है। जो पेट में हमारा गैस्ट्रिक सिक्रेशन है, जो पेट है उसमें हमारी HCl की कमी हो जाती है, एसिड की कमी हो जाती है। और जब एसिड की कमी हो जाएगी तो डाइजेशन कम हो जाएगा और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। तो क्योंकि ये हमारा प्रिवेंट वगैरह भी करता है, तो इट मे बी कॉज्ड बाय गैस्ट्रिक कैंसर। ये हमारा गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से हो सकता है, अल्सर की वजह से हो सकता है, परनीसियस एनीमिया की वजह से हो सकता है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी या फिर क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से भी हो सकता है। गैस्ट्राइटिस मतलब क्या है, पेट में इन्फ्लामेशन हो गई है, हमारी जो आइटिस वगैरह है वो थोड़ी सी मतलब जो हमारी आंतें वगैरह हैं ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक, इसमें कोई हमारा इन्फेक्शन हो गया तब ये हो सकता है हमारा। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हमको ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ये सिंपल है, अब्सेंस ऑफ हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड ऐसे HCl की कमी हो जाती है। 22 हमारा इसमें क्वेश्चन आता है, डिफाइन एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर फ्लूइड क्या है कि आपने सिंपल सेल्स ये देखे होंगे। तो सेल्स के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारा ये सेल है, तो सेल के इधर भी कुछ कुछ हमारी जगह खाली होती हैं। तो ये सेल के बाहर वाले ये जो जगह है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो हमारे सेल के अंदर वाली चीज़ है इसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। तो उसी को डिफाइन किया है। एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या है कि इट इज़ अ फ्लूइड्स फाउंड आउटसाइड द सेल एडिंग द फंक्शनिंग ऑफ पर्टिकुलर टिश्यू, यानी कि ये हमारे बाहर का सेल है, आप ऐसे ही डिफाइन कर लो, ज़्यादा लॉन्ग आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमारे टिश्यू को सपोर्ट कर रहा है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या है, इट इज़ अ फ्लूइड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है वो है, कंटेनिंग डिजोल्व आयन एंड अदर ऑर्गेन्स। और आपको पता है सेल्स के अंदर हमारे ऑर्गेन्स वगैरह भी प्रेजेंट होता है, आपने HE में पढ़ा होगा, तो वही ये हमारी बातें हो गई। अब 23 हमारा आता है, डिफाइन डेंट्रीफ्राइसिस।
तो अब देखा जाए बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बस आपको याद करनी। मैंने बोला थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको ज़्यादा मतलब एक तरह से रट्टा लगाओ या समझ के थोड़ा सा याद कर लो, यही सारी कहानी है। डेंटिफ्राइसिस, डी से समझो दांत से, मतलब दांत यानी कि हमारे डेंटल, ये एकदम रिलेटेड है। तो इट इज़ अ मटेरियल विच इज यूज फॉर क्लींजिंग ऑफ टूथ एंड एडजस्ट गम, यानी कि ये हमारा क्या होता है, जो हमारे दांत है उसको साफ करने में काम करता है, और जो हमारे गम होते हैं, गम मतलब मसूड़े हैं, चिक्स हैं, उनको भी थोड़ा सा एडजस्ट करता है, अच्छा बनाता है। वन कैन अप्लाई इट विद फिंगर्स और विद अ टूथब्रश, या इसको हम उंगली से अप्लाई कर सकते हैं या हम इसको ब्रश से करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एज क्लीनिंग एजेंट, इसको क्लीनिंग एजेंट नाम से भी जानते हैं। और दे आर जनरली कोर्स टू फाइन पाउडर, ये हमारा मोस्टली फाइन पाउडर में होता है या पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, इसके कुछ पेस्ट भी आते हैं, और इसके हमारा जो सफ़ेद वाला मंजन अगर आप लोगों ने किया होगा, गाँव वगैरह में भी यूज़ करते हैं, वही हमारा ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। 24 हमारा आता है डिफाइन एंटी कैरीज एजेंट। तो एंटी कैरीज एजेंट को भी आप इस तरह देख सकते हो कि एंटी मतलब होता है उल्टा, और कैरीज मतलब होता है केयर करना हमारे दांतों की। तो यहाँ सिंपल देखा जाए तो दीज आर दोज केमिकल कंपाउंड, ये हमारे वो केमिकल कंपाउंड है यूज टू प्रिवेंट द डेंटल कैरीज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द माउथ। अब हमारे माउथ के अंदर कई बार क्या होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। अब कोई बहुत टाइम तक कोई ब्रश नहीं करता, मुंह साफ नहीं करते, तो कीटाणु वगैरह आ जाते हैं, और वो हमारे दांत में क्या करते हैं, मतलब कैविटी जनरेट कर देते हैं, दांतों में गड्ढे हो जाना, काले पीले हो जाना, और गंदगी आ जाना, बदबू आना, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो डेंटल कैरीज जनरेट हो जाती हैं। तो उसी डेंटल कैरीज को प्रिवेंट करने के लिए और उसको ठीक करने के लिए हम इन एंटी कैरीज एजेंट्स का यूज़ करते हैं। अब जो डेंटल कैरीज को हम टूथ डीके मतलब दांतों खराब हो जाना, इन सब चीज़ों को भी बोलते हैं। तो दिस इन्फेक्शन इज ड्यू टू बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म एंड एक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड या फिर बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारा हो जाता है। अब जब हमारा जो फूड वगैरह है वो जब दांतों में कभी फंस जाता है ये, तो इसीलिए बोलते हैं खाना खाने के बाद एक बार थोड़ा सा मतलब मुंह में पानी लेके कुल्ला टाइप कर सकते हो, सारा कुछ चला जाए। और रात में ब्रश करके आपको जरूर ही सोना है, क्योंकि वो खाना जो मैक्सिमम 80-90% लोग नहीं करते हैं, और इसी से दांतों की प्रॉब्लम मोस्टली टाइम होती है, क्योंकि वो खाना हमारा दांतों में फंसा रह गया, रात भर उसमें वायरस धीरे धीरे ग्रो कर जाएंगे, और वो हमारे दांतों में टूथ डिके वगैरह कॉज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसके लिए सोडियम फ्लोराइड हो गया सबसे बेस्ट, और स्टेनस फ्लोराइड हो गया। अब एक क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा लॉन्ग में आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लोराइड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टूथ, यानी कि जो डेंटल ट्रीटमेंट है उसमें फ्लोराइड का क्या रोल है। तो सोडियम फ्लोराइड हो गया, ये एज अ एंटी कैरिंग एजेंट काम करता है, तो इस तरह आप बना के लिख सकते हो, बाकी इसको लॉन्ग में जरूर पढ़ लेना। 25 क्वेश्चन आता है व्हाट इज जिंक ऑक्साइड यूजेनल। जिंक ऑक्साइड यूजेनल क्या होता है, तो ये हमारा पहले नाम से देखो कि ये दो चीज़ों का मिक्सचर है, एक हमारा जिंक ऑक्साइड केमिकल है, एक हमारा यूजेनल केमिकल है। अब इन दोनों को मिक्स करके एक सीमेंट टाइप का हमारा मटेरियल बन जाता है। तो ये सीमेंट क्या होती है कि जैसे हमारा कोई दांत वगैरह खराब हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, उसको टेम्परेरी फिल करने के लिए हम इस वाली सीमेंट का यूज़ करते हैं। कहते हैं ना भैया दांत भरवा के आए हैं, तो वो यही वाली सीमेंट हमारी भरी जाती है। अब वैसे तो इसका कोई मतलब नहीं है, अगर कभी लॉन्ग में आ जाता है तो इसलिए मैंने लिखा दिया, ये हमारा यूजेनल है, ये हमारा जिंक ऑक्साइड है, इन दोनों को मिला के हमारा ये जिंक ऑक्साइड यूजेनल सीमेंट बन जाता है। अब 26 हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन डीसेंसिटाइजिंग एजेंट। तो डीसेंसिटाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि ये हमारे जो दांत वगैरह उनमें पेन को रिड्यूस करते हैं जब दर्द वगैरह होता है। अब सेंसिटिव क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत ज़्यादा जब दांत हमारे सेंसिटिव हो जाते हैं, कुछ भी ठंडा गर्म खा लो तो झंझनाहट होती है और एकदम दर्द वगैरह होने लगता है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम इस डीसेंसिटाइजिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। अब इनका मेन काम क्या होगा कि ये हमारा जो मतलब दांत है उसमें पेन यानी कि दर्द को कम करेगा। जो पेन हमारा कोल्ड यानी कि ठंडा या फिर गर्म से हो सकता है, या कोई एसिड वाली चीज़ हो गई, या कोई ज़्यादा मीठा हो गया, या किसी के टच करने से होता है, जब दांतों में हम हाथ वगैरह लगाते हैं तब होता है, तो इन चीज़ों को हम यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं डीसेंसिटाइजिंग एजेंट से। दीज प्रोडक्ट्स शुड बी नॉट बी यूज एज अ परमानेंट बेसिक अनलेस डायरेक्ट बाय डेंटिस्ट। अब इनको कभी भी परमानेंट यूज़ नहीं करना चाहिए अगर डॉक्टर डायरेक्ट सजेस्ट नहीं करता है। अब इसके एग्जांपल्स हमारे हो गए सेंसोडाइन या फिर कोलगेट सेंसिटिव वाले भी आते हैं, तो ये हमारे इसके एग्जांपल हो गए डीसेंसिटाइजिंग एजेंट्स के हो गए। अब यहाँ पर हमारा एक 27 क्वेश्चन आता है डिफाइन एसिडिफायर्स क्या होते हैं हमारे। तो एसिडिफायर्स अगर देखा जाए एक तरह से देखो, यहाँ पर नाम से समझो, यहाँ क्या एसिडी और फायर मतलब होता है फायर, एक तरह से आग लगाना, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये एसिडिफायर्स हमारे बॉडी में एसिड को इंक्रीज कर रहे हैं, एसिड की लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, इससे याद करना। अब ये क्या चीज़ है हमारा, तो एसिडिफायर्स आर द ड्रग और एजेंट, ये हमारे ड्रग या एजेंट्स हैं विच आर यूज्ड टू ट्रीट एसिड बेस इम्बैलेंस। अब अगर हमारे पेट में या बॉडी में एसिड बेस का इम्बैलेंस हो जाता है, देन उस कंडीशन में हम एसिडिफायर्स का यूज़ करते हैं इन द बॉडी। और ये हमारा मेटाबॉलिक एल्कोहलोसिस में भी यूज़ करते हैं, जब हमारी बॉडी में मतलब एसिड की कमी हो जाती है, बनता नहीं है तब। तो दे इंक्रीज द लेवल ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक, ये हमारी बॉडी में स्टमक जो हमारा पेट है उसमें गैस्ट्रिक एसिड यानी कि HCl की सिक्रेशन को बढ़ा देता है।
और व्हेन इंजेस्टेड एंड डिक्रीज इन द पीएच ऑफ स्टमक, और पीएच के स्टमक है जो हमारा उसके पीएच को डाउन कर देता है, मतलब एसिडिक बना देता है एक तरह से हमारे पेट में एसिड को दोबारा से जनरेट करके। एग्जाम्पल इसका हमारा HCl हो गया या H2SO4 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन कुछ नहीं है, खाली जगह छूट गई थी। अब 29 हमारा आता है डिफाइन एंटासिड के बारे में बताना है आपको। तो जैसे आपने एसिडिफायर पढ़ा कि एसिड प्लस फायर यानी कि एसिड को बढ़ा रहे हैं, उसी तरह जो हमारा एंटासिड है वो हमारा क्या है, एंट मतलब रोकना, एसिड यानी कि ये एसिड को रोकने का काम कर रहे हैं। यानी कि दीज आर दो सब्सटेंसेस व्हिच न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन इज कॉल्ड एंटासिड। यानी कि जो हमारा पेट है, यानी कि हम इसमें स्टमक भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो जो स्टमक के अंदर हमारा जब एक्सेस अमाउंट में हमारा एसिड बनने लगता है तो उसको न्यूट्रलाइज यानी कि उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम इन एंटासिड का यूज़ करते हैं। ये हमारे क्या करते हैं, हेल्प पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हाइपर एसिडिटी, किसी को ज़्यादा हाइपर एसिडिटी होती है पेट में तो उसमें ये हमारे हेल्प करते हैं, उसको कम करते हैं। टू प्रिवेंट हार्ट बर्न, जब ज़्यादा एसिडिटी होती है तो दिल तक भी जलन पहुँच जाती है, हार्ट तक भी, उसको कम करते हैं। और ये आल्सो अल्सर को ठीक करने में बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं, क्योंकि भाई ज़्यादा एसिड होगा तो अल्सर वहाँ पे कॉज हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को जो हमारे बचाते हैं। एग्जाम्पल हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर हो गया। 30 क्वेश्चन हमारा आता है, राइट टू आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड। एंटासिड हमारा कैसा होना चाहिए, उनकी दो आइडियल प्रॉपर्टीज। तो इट्स शुड नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन, ये हमारा कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं करना चाहिए। और रैपिड इफेक्ट मतलब दे हमें जल्दी दे, क्योंकि एसिडिटी होती है भाई जान से निकल जाती है, बहुत तेज जलन होती है। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल होना चाहिए। इट्स शुड नॉट बी एक्ट एज अ लैक्सेटिव, लैक्सेटिव की तरह वर्क नहीं करना चाहिए हमारा। इट्स शुड नॉट ऑकर सिस्टमैटिक अल्कोहलिज्म। लैक्सेटिव्स क्या होते हैं, चलो कमेंट्स में बताओ, पैसे हमारे आगे काम भी आ रहे हैं, फिर भी आप कमेंट्स में बताओ। इट्स शुड नॉट बी एब्जॉर्बेबल, ये ऐसा नहीं कि खुद एब्जॉर्ब हो जाए। तो ये कुछ बातें थी एंटासिड के बारे में। थोड़ा बहुत आप इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हो या एक बार और रिवाइज कर सकते हो, आपको सब अच्छे से याद आएगा। 31 क्वेश्चन आता है, डिफाइन कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स हमारे क्या होते हैं, तो कैथार्टिक्स आर द दोज ड्रग दैट आर यूज्ड टू रिलीव फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, कि अगर किसी बंदे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए ये हमारे कैथार्टिक्स होते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, तो शुद्ध यहाँ पर देसी बात हम समझो कि क्या हो रहा है, सुबह सुबह आपका पेट हल्का नहीं हो पा रहा है, आप भाई अच्छे से मतलब खाली नहीं कर पा रहे हो, तो वो कंडीशन कॉन्स्टिपेशन कहलाती है। इसको हम हिंदी में कब्ज बोलते हैं, कब्ज हो जाती है किसी को, तो दे एक्ट बाई इंक्रीजिंग द फ्लूइड कंटेंट ऑफ फ्लूइड। तो जो हमारे कैथार्टिक्स है वो इसी कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब ये कैसे करेंगे, तो जो फ्लूइड कंटेंट है, यानी कि जैसे हमारे क्या हो जाता है, मोस्टली फीसेस वगैरह होते हैं वो सूख जाते हैं, तो इस कैथार्टिक्स क्या करेंगे, उस फ्लूइड कंटेंट को इंक्रीज करते हैं, जिससे जो फीसेस हैं वो सॉफ्ट बने और ईजिली क्या हो जाए, पास आउट हो जाए और आप सुबह अच्छा फील कर सको। तो ये हमारे कैथार्टिक्स होते हैं। अब जो कैथार्टिक्स हमारे और काम करते हैं एक और, कि ये इंटेस्टाइन होते हैं उसकी मोबिलिटी को भी इंक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक तो फीसेस सॉफ्ट हो गया, दूसरा इंटेस्टाइन की मोबिलिटी बढ़ गई, तो दोनों ही केस में क्या होता है, हमारा जो पेट है अच्छे से साफ हो जाता है। एग्जाम्पल लैक्सेटिव या परजेटिव्स हो गए, ये हमारे मतलब इसके टाइप्स हैं। एग्जाम्पल में मैग्नीशियम सल्फेट हमारा इसके एक टाइप्स हो गया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल हो गया। बाकी 32 आता है, डिफाइन एंटी माइक्रोवेल एजेंट्स। तो एंटी माइक्रोवेल एजेंट्स हमारे क्या होते हैं, तो दीज आर दो सब्सटेंसेस दैट इनहिबिट और किल द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रोब्स हमारी बॉडी में कभी आ जाते हैं उसको ग्रोथ को किल करेंगे, या फिर मतलब ग्रोथ को रोकेंगे, या फिर उन माइक्रोब्स को मार देंगे। तो ये हमारा मेन है कि कोई भी जो हमारा बैक्टीरिया है ये ग्रो कर रहा है तो उस ग्रोथ को रोक देंगे, तो वो ऑटोमेटिक हमारे धीरे मर जाएगा, या उस बैक्टीरिया को सीधे जाके मार देते हैं। तो इनहिबिट मतलब होता है रोकना और किल मतलब होता है मारना। दे आर नेचुरल ऑक्यूरिंग कीमोथेराप्यूटिक्स एंड वर आल्सो भी डिफाइंड एज अ एंटीबायोटिक। यानी कि इनको एंटीबायोटिक नाम से भी हम कई जगह पे जान सकते हैं। एंटी माइक्रोवेल के एक तरह टाइप है, और ये नेचुरल ऑक्यूरिंग वगैरह भी हमारे हो सकते हैं। एग्जाम्पल आप अच्छे से लिख के आता ना, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया और बोरिक एसिड हो गया। तो ये हमारे कुछ एंटी माइक्रोवेल के एग्जाम्पल हो गए। एंटी माइक्रोवेल को आप और भी लिख सकते हो कि माइक्रोब्स को किल वगैरह कर रही हैं, हमारी बॉडी में बहुत हेल्पफुल है, ये सारी बातें हो गई। अब 33 हमारा आता है, डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट। तो एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में आपको बताना है। तो एक्सपेक्टोरेंट को आप ऐसे समझो कि जब कभी किसी को कफ हो जाता है, यानी कि जब खांसी वगैरह आती है, बहुत ज़्यादा आती है, तो थोड़ा बहुत बताया कि थूक वगैरह भी लोगों को आता है और बलगम वगैरह से जनरेट हो जाता है बहुत ज़्यादा ये वाला। तो ये चीज़ गले में अटक जाती है ना, ऐसे करते हैं तो ये एकदम बहुत ज़्यादा मतलब गले वगैरह भर जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि हम एक्सपेक्टोरेंट्स का यूज़ करते हैं। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर दोज एजेंट्स विच इनहांस द सिक्रीशन ऑफ स्प्यूटम फ्रॉम ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स है। मतलब ये हमारे क्या होते हैं, जो हमारे लंग्स हो गए, मतलब ये फेफड़े वगैरह हो गए, ट्रैकिया हो गए, ब्रोंकाई, उसमें जो स्प्यूटम हमारा जम जाता है, जो एकदम बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, दिक्कत देता है, उसको बाहर निकालने में हमारे क्या करता है, एक्सपेक्टोरेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे करेगा, तो वो इसको डाइल्यूट वगैरह कर सकता है, इस तरह हेल्प करता है। हेंस दे यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। तो ये हमारे कफ के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। बाकी इसको हम म्यूकोकाइनेटिक भी बोलते हैं। म्यूकोकाइनेटिक मतलब क्या है, कि जो म्यूको मतलब होता है म्यूकस, जो हम बोलते हैं इसको बलगम वगैरह, म्यूकस बन जाता है। काइनेटिक मतलब उसके मूवमेंट को बढ़ाता है, तो म्यूकस को मूवमेंट को बढ़ा रहा है, तो ये हमारा म्यूकोकाइनेटिक हो जाता है हमारा।
तो एग्जाम्पल हमारे इसमें पोटेशियम आयोडाइड हो गया हमारा और अमोनियम क्लोराइड हो गया। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए, बाकी ये टाइप्स वगैरह आपके अभी काम करनी है तो आप इन तीनों को छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको लिख के आ जाना। अब 34 हमारा आता है डिफाइन एमेटिक्स। तो एमेटिक्स हमारे क्या होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जैसे हमें वैसे तो वॉमिटिंग जो उल्टियाँ आती है वो थोड़ा सा नुकसानदायक होता है, लेकिन कई बार हम चाहते हैं कि वॉमिटिंग आ जाए। जैसे कई बार क्या होता है पेट बिल्कुल ही भाई एकदम जाम हो जाता है, बहुत ज़्यादा भरा भरा फ्लैटुलेंस हो जाती है, गैस वगैरह बन जाती है उस केस में, या सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है पॉइजनिंग वाले केस में, कि अगर किसी ने जहर वगैरह खा लिया या कुछ भी गलत खा गया हो, कोई चीज़ बच्चों के मुंह में कुछ वैसे चली जाती है, तो तुरंत हमको क्या है एमेटिक्स देते हैं। तो एमेटिक्स क्या होते हैं कि दीज आर दोज ड्रग दैट प्रोड्यूस और इंड्यूस वॉमिटिंग थ्रू द ओरल कैविटी, यानी कि ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं वॉमिटिंग को इंक्रीज करते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ पॉइजनिंग। पॉइजनिंग के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉइजनिंग के केस में ये वॉमिटिंग करा के पॉइजन को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। दे प्रोसेस ऑफ पॉइजनिंग इज नोन एज एमेसिस। इस प्रोसेस को हम एमेसिस बोलते हैं, जो वॉमिटिंग की प्रोसेस है ऐसे कराने वाली। बाकी वॉमिटिंग ऑकर्स ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वॉमिटिंग सेंटर, जो एक वॉमिटिंग सेंटर होता है इसको स्टिमुलेट करा देते हैं मेडुला ऑब्लंगेट में। देन ये हमारा क्या होता है एमेटिक्स इस तरह से हमारे काम करते हैं। एग्जांपल हमारा एपोमॉर्फिन हो गया, ये यहाँ पर कॉपर सल्फेट हो गया, जो हमारे एमेटिक्स की तरह यहाँ पे काम करते हैं। अब 35 आता है डिफाइन ह्यूमैनिटिनिक्स। तो ह्यूमैनिटिनिक्स क्या होते हैं, तो ये एक्चुअल में हमारी बॉडी में क्या करते हैं ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि इन केस ऑफ एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है कि हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, आरबीसी की कमी हो जाती है जहाँ पर, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं प्रिवेंट करने के लिए, मैं बहुत बार आरबीसी को आरसीबी बोल देता हूँ, मज़ा आता है यार, कोई बात नहीं है, तो समझ तो आप लोग जाते ही हो। तो ये मोस्टली क्या होता है कि हेमेटिक आर दो सब्सटेंस विच आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि जो हमारे ब्लड के फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं इन केस ऑफ एनीमिया। जब एनीमिया वगैरह हो जाता है, जब उनकी खून की कमी हो जाती है तब, तो दे इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी या आरसीबी की। तो ये हमारे क्या करते हैं नंबर ऑफ आरबीसी सेल जो हमारी बॉडी में होते हैं उनको इंक्रीज कर देते हैं या फिर नॉर्मल लेवल तक लेके आ जाते हैं, तो हमारी बॉडी में खून की कमी पूरी हो जाती है। इसके एग्जांपल फॉलिक एसिड, विटामिन बी, आयरन हो गया, या सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा सिलेबस में वो हमारा आता है फेरस सल्फेट। इसके बारे में आपको डिटेल्स में भी पढ़ना पड़ेगा। 36 हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन पॉइजन एंड एंटीडोट। पॉइजन और एंटीडोट क्या होते हैं, तो पॉइजन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट में बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट लीड टू अनवांटेड इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ये कोई भी हमारी ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा अनवांटेड इफेक्ट देता है या कैन कॉज डेथ। ये हमारी डेथ भी कॉज कर सकता है अगर कोई ज़्यादा मात्रा में खा लेता है तो द मोस्ट कॉमन पॉइजनिंग ऑकर्स बिकॉज ऑफ हैवी मेटल। ये हमारे हैवी मेटल्स के थ्रू कर सकती है। मेटल एक कॉन्टेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर, जो हमारा खाना है या वाटर है उसमें अगर कोई ऐसी ऐड हो जाती है। आपने फूड पॉइजनिंग के बारे में बहुत सुना होगा, इसमें क्या है कि खाना जब उल्टा सीधा खा लेते हैं, जब बहुत ज़्यादा उसमें कुछ टॉक्सिक चीज़ आ जाती है तो उसको हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। तो ये पॉइजनिंग वाला सिंपल फंडा है, और इसमें हम एमेटिक्स जो मैंने पहले आपको बताया था उसको भी यूज़ करते हैं। आप इस तरह अगर कनेक्ट करके पढ़ोगे ना सारी चीज़ें तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल हमारा पॉइजनिंग का आप साइनाइड लिख सकते हो कि साइनाइड पॉइजनिंग हमारी बहुत डेंजरस पॉइजनिंग है, और आप लोगों ने कभी सुना होगा गाँव वगैरह में उसने साइनाइड खा लिया, ये खा लिया, तो साइनाइड हमारा डेंजरस वाला एक पॉइजन होता है जिससे बचना मुश्किल होता था कई बार में अगर एंटीडोट टाइम से ना मिले तो अब एंटीडोट के बारे में बात करते हैं। तो पॉइजन अगर मान लो किसी ने खा लिया तो उसको मरने तो देना नहीं है भाई, कोई अगर गलत काम करता है तो बचाना भी है, धोखे से भी कई बार हो जाता है। तो उस पॉइजन के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम इन एंटीडोट का यूज करते हैं। तो दीज आर दो सब्सटेंस विच रिएक्ट विद एन इंजेस्टेड पॉइजन, जो किसी ने पॉइजन खा लिया उसके साथ रिएक्ट करेगा, या कोई भी जो टॉक्सिक है उसका रिएक्ट करेगा, और उसमें और या फिर कोई ओवरडोज हो गई उसके साथ रिएक्ट करेगा ये हमारा, और उसको न्यूट्रलाइज करेगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है न्यूट्रलाइज करना, ये हमारे एंटीडोट का मेन काम है कि वो क्या करेगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो यही हमारा मेन इफेक्ट होता है इसका, ठीक है। बाकी इनको आप एग्जांपल अभी छोड़ देना, चाहो तो लिख सकते हो, मेन आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो कि जो हमारे एंटीडोट होते हैं इनका नाम क्या है एक्टिवेट चारकोल हो गया या सोडियम थाइसल्फेट हो गया, ये हमारे क्या है एज अ एंटीडोट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। 37 हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन एस्ट्रिंजेंट्स विद एग्जाम्पल। तो एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं, वैसे लंबी डेफिनेशन है, आपको ज़्यादा लंबी नहीं लिखनी कि एस्ट्रिंजेंट इज अ ड्रग्स दैट रिएक्ट केमिकली विद सेलुलर प्रोटीन प्रोड्यूसिंग कोगुलेशन। यानी कि आप इतना भी लिखो, सिंपल लिखो कि एस्ट्रिंजेंट दीज आर दो सब्सटेंसेस या फिर दो ड्रग्स विच आर बेसिकली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड, मतलब ब्लीडिंग, यानी कि जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी दे आर यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग या फिर कोगुलेशन, ये हमारे कोगुलेशन में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दे आर यूजली अप्लाई टू डैमेज स्किन टॉपिकली, कोई भी जो डैमेज हुआ है उस पर टॉपिकली हम ऊपर से ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। बाकी और म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर किसी म्यूकस मेम्ब्रेन पर हम यूज़ कर सकते हैं, माउस वगैरह भी लगा के। अब ये जो एस्ट्रिंजेंट है ये हमारे एक्सटर्नल इरिटेशन वगैरह से भी हमको बचाते हैं, ये ज़्यादा चीज़ हो जाती है। आप इस वाली लाइन को मिस कर देना, मैंने आपको बता दिया कितना लिखना है आपको।
तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख देंगे कि ये वो ड्रग हैं जो हमारे रिएक्ट करेंगे सेल के साथ में और कोगुलेशन प्रोड्यूस करेंगे। इसमें ये स्टॉप ब्लीडिंग भी आप लिख सकते हो, स्टॉप ब्लीडिंग करेंगे और ये हमारे डैमेज जो भी सेल है उस पर टॉपिकली हम मतलब इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे लोकल एंटीसेप्टिक एक्शन भी देगा कि जैसे हम कहते हैं ना डिटॉल वगैरह लगा लो तुरंत माइक्रोवेव ना हो, तो अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये एंटीसेप्टिक वाला एक्शन भी शो करेगा। इसका एग्जाम्पल हमारा पोटास आलम हो गया या जिंक सल्फेट हो गया। आलम आप जानते हो फिटकरी, अगर कोई भी जब दाढ़ी वगैरह बना देते हैं मतलब बियर्ड वगैरह सेव कर देते हैं तो बाद में पोटास आलम फिटकरी ऐसे करके बाहर से यूज़ करते हैं। इससे क्या है कि अगर कोई कट वगैरह लग गया होगा तो फिटकरी एज अ मतलब एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा और उस वाली जगह पे कोई इन्फेक्शन होने से बचाता है। तो ये हमारे एस्ट्रिंजेंट यहाँ पर हो गए। और ये पोटास आलम जो हमारा ये काफ़ी बार हमारे एग्जाम में आ जाता है, तो इसको भी आप चेकआउट कर लेना अच्छे से। 38 हमारा क्वेश्चन है, राइट डिसएडवांटेजेस ऑफ सिस्टमेटिक एंटासिड। एंटासिड के बारे में हमने पढ़ा था कि हमारे बॉडी में क्या करते हैं भाई, प्रिवेंट करते हैं, एसिड जब ज़्यादा हो जाता है एसिडिटी से बचाते हैं। अब जो सिस्टमेटिक वाले हैं कि जब सिस्टमेटिक हमारे ब्लड के अंदर जाएंगे तो कैसे बचाएंगे, तो ये रिबाउंड कर सकते हैं हाइपर एसिडिटी को, मतलब ये एसिड को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। बाकी मिल्क एल्कली सिंड्रोम ये एक सिंड्रोम होता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकते हैं, सीएनएस को डिप्रेस कर सकते हैं, हाइपरकैलेमिया कर सकते हैं। तो देखो मैं सिंपल बता देता हूँ, एक कॉन्स्टिपेशन वाला याद कर लो, एक हमारा सीएनएस डिप्रेशन वाला याद कर लो, एक हाइपरकैलेमिया मतलब कैल्शियम की ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, लगातार 1 घंटे से बोले जा रहे हैं, हालत ख़राब होगी, रात का टाइम है, नींद भयंकर, चलो मैनेज कर लो कोई बात नहीं है। बाकी रिबाउंड हाइपर एसिडिटी क्या होती है कि मतलब एसिड हो सकता है कि रोकने के चक्कर में कई बार एसिडिटी बहुत ज़्यादा उठकर आ जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पर हो सकती हैं। अब 39 हमारा क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द फॉर्मुलेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो बस आपको क्या है, कई बार इनके फॉर्मूला लिखने के लिए आता है, तो दोनों का आपको एक फॉर्मूला लिख देना है। मैंने बाकी चीज़ें एडवांस में लिख दी हैं, यहाँ पर लिख गई हैं कि आप यूज़ कर सकते हो। बाकी मेन हमारा सोडियम थायोसल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला हमारा वो हमारा ये है, बस इसको आप देखो और आपका सारा काम हो जाएगा। ये थोड़ी की प्रॉपर्टीज आप यूज़ कर सकते हो। अमोनियम क्लोराइड का हमारा फॉर्मूला ये हो गया, तो इसको आप देख सकते हो। बाकी बस सारी कहानी यही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ वेरियम सल्फेट एजेंट। तो वेरियम सल्फेट एक एजेंट है, उसका आपको कंपोजिशन बताना है। तो वेरियम सल्फेट इज कंपोज ऑफ अ वेरियम कैटाइन एंड द सल्फेट एनाइन। तो यहाँ पर दो हमारे एक वेरियम कैटाइन है और एक सल्फेट एनाइन। तो वेरियम कैटाइन हमारा ये है Va2 पॉजिटिव और जो वेरियम सल्फेट एनाइन है वो हमारा SO4 2 नेगेटिव है। ठीक है, बाकी ये हमारे क्या है, इसमें 4 ऑक्सीजन हमारे अटैच होते हैं। ये आपको दिख जाएगा BaS H2SO4। ये हमारा इस तरह मतलब एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिख दिया कि इस तरह आप बना सकते हो। ये हमारा वेरियम सल्फेट ऐसा होता है और ये हमारे इनके दोनों कंपोजिशन होते हैं। बस कंपोजिशन मतलब किस किस से मिलकर हमारे एक तरह से बना है। बाकी 41 हमारा आता है, राइट द फॉर्मूला एंड यूजेस ऑफ ग्रीन बिट्रॉयल। तो ग्रीन बिट्रॉयल में आपको फॉर्मूला यूजेस लिखने हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा FeSO4.7, ये हमारा हो गया। अब यूजेस के बारे में बात करें तो मेनली हमारा ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ करता है। बाकी इधर बात करें तो जो हमारे एक आयरन डेफिशिएंसी वाला एनीमिया होता है उस वाले केस में ये हमारा उसको मतलब ठीक करने में हेल्प करता है। तो इट इज यूज इन प्रोफाइलैक्सिस फॉर आयरन डेफिशिएंसी इन प्रेगनेंसी एंड ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जो प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम होती है। अब प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या है, ये देखने कितने लोगों को आता है कमेंट्स में लिखकर बताओ। ये थोड़ा सा एडवांस वर्ड है, आपके सेमेस्टर का नहीं, फर्स्ट में मतलब मोस्टली यूज़ नहीं होता, लेकिन देखते हैं कि भाई कोई ऐसा टॉपर बच्चा भी है जो इन चीज़ों को भी जानता हो, तो कमेंट्स में लिख के बताओ। बाकी इट इज़ यूज्ड एज अ प्रिकॉशन टू अवॉइड हाइपोटेंसिव एपिसोड। हाइपोटेंसिव मतलब जब बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड की वगैरह कमी हो जाएगी तो उस केस में बचाने के लिए हमारा हेल्प किया जाता है, क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को प्रिवेंट कर रहा है। मतलब जो खून की कमी है उसको ये ठीक करने में हमारी हेल्प कर रहा है। अब 42 हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ KMnO4। तो KMnO4 को आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। तो वैसे इसका पूरा मैकेनिज्म लिखना था, लंबा चंगड़ा हो जाता तो हमने सिर्फ एक डेफिनेशन ये लिख दिया, तो इससे काम चला लो। लॉन्ग में आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पोटेशियम मैग्नेट विच इज ऑक्सीडाइज बाई क्लोराइड और अंडर एसिडिक कंडीशन। तो ये अंडर एसिडिक, यहाँ पे एक एसिडिक कंडीशन लिख देते हैं। एसिडिक कंडीशन में ये हमारा बनाया जाता है। कैसे बनता है, तो यहाँ पर हम लेते हैं पोटेशियम मैग्नेट, यहाँ पर आपको 2K2MnO4 हो गया। यहाँ पर हम लेते हैं यहाँ पर क्लोरीनाइन Cl2, यहाँ पे मैंने अच्छे से लिख दिया। इनकी जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बन जाता है 2KMnO4 बन जाता है हमारा यहाँ पे। और जो हमारे यहाँ पर 2K2, तो जहाँ से एक K हमारा उठकर इधर आ जाता है तो हमारे यहाँ पर 2KCl बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट बन सकता है। और भी मेथड है, मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे लिख दिया है। 43 हमारा आता है, वाई पोविडीन आयोडीन इज सुपीरियर टू आयोडीन। अब एक हमारा पोविडीन आयोडीन होता है, वो हमारा आयोडीन से सुपीरियर क्यों होता है। तो पोविडीन आयोडीन क्या होता है, लॉन्गर लास्टिंग एंटीसेप्टिक इफेक्ट देता है। यानी कि आयोडीन भी एंटीसेप्टिक है, लेकिन जो पोविडीन आयोडीन है ये हमारा क्या है, लॉन्गर लास्टिंग एंटीसेप्टिक इफेक्ट देता है, इसीलिए ये हमारा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब
अब ये टिंचर ऑफ आयोडीन से ज़्यादा हमारा यूज़ किया जाता है और इसका स्लो एब्जॉर्वेशन भी है सॉफ्ट टिश्यू पर, तो ये लंबे टाइम तक हमको क्या है मतलब इफेक्ट अपना शो करता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको सर्जरी वगैरह या इन सब चीज़ों के लिए हम पोविडीन आयोडीन का यूज़ करते हैं। 44 आता है राइट फार्मूला ऑफ एप्सम साल्ट। तो एप्सम साल्ट का फॉर्मूला आपको बताना, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला बताएगा। कई कई फॉर्मूला ही ऐसे होते हैं कि आपको यहाँ यूज़ कर सकते हो। अब यूजेस के बारे में बात करें तो जो एप्सम साल्ट है वो हमारा स्लीप और स्ट्रेस को मतलब स्लीप को प्रमोट करेगा और स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा, सोने में अपना हेल्प करेगा, स्ट्रेस आपका कम करेगा, पेन वगैरह को भी आपका कम करेगा, स्वेलिंग को भी आपके कम करेगा और कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन में भी ये हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हमारा आता है 45 क्वेश्चन और देखा जाए एक तरह से यूनिट 5 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, लगभग हमारा ये खत्म ही होने वाला है। तो यूनिट 5 में क्या है कि व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी एंड गिव द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी कि आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताना है और उसकी यूनिट्स आपको बतानी है। तो रेडियो एक्टिविटी के लिए पहले पूरा पढ़ना समझो कि आपको बताया कि जो कोई भी हमारे सब्सटेंस मतलब जो हमारे केमिकल वो हैं, जैसे हमारा हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, जो भी हमारे आयंस वगैरह हैं या कोई भी हमारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मली इनके पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर कुछ हमारे पास ऐसे भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, मतलब अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ से कुछ एनर्जी को रिलीज करते हैं, यानी कि इनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और ये अनस्टेबल होते हैं। जब ये क्या करते हैं अपने आप की एनर्जी को रिलीज करते हैं और जब ये एनर्जी को रिलीज कर देते हैं तो ये फिर स्टेबल कंडीशन में आते हैं। तो ऐसे वाले जो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, एमिट करते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी को और डिफाइन करें तो इट इज अ प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, कोई हमारा जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है, वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी को लॉस कर रहा है बाई एमिटिंग रेडिएशन को बाहर निकाल के। तो जो हमारी ये एनर्जी लॉस कर रहा है तो ये रेज बाहर निकाल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो यही जो हमारी रेज को बाहर निकालता है, जिनको हम अल्फा बीटा गामा रेज बोलते हैं, जो हमारे सब्सटेंस को निकालता है। अब ये हमारे कुछ कंपाउंड हो गए, जैसे हमारा यूरेनियम हो गया और रेडियम हो गया। इसीलिए जो यूरेनियम है वो हमारा बहुत ज़्यादा महंगा होता है और एक्सपेंसिव चीज़ है। अगर ये किसी को कहीं मिल जाता है, इससे हथियार वगैरह बन सकते हैं खतरनाक वाले, और महंगा भी बहुत है, बहुत जगह यूज़ भी किया जाता है, क्योंकि भाई यही है कि ये क्या करता है, रेज को मतलब एमिट करता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। अब ये रेज आपको बताया कि रेडियो एक्टिव वाले कंपाउंड ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जो हमारे एक्सरे वगैरह में यूज़ होते हैं और इधर उधर यूज़ होते हैं। जैसे हमारे एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड मशीन हो गई, तो इनमें हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और थोड़े से डेंजरस भी होते हैं। कहा जाता है ना एक्सरे में ज़्यादा लोग मत जाओ, प्रेग्नेंट लेडी नहीं जा सकती, तो इसीलिए कि ये रेज हमारी नुकसान पहुंचाती हैं। तो रेडियो एक्टिविटी को अगर डिफाइन करें तो क्या है कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस लॉसेस एनर्जी बाई एमिटिंग रेडिएशन। ये अपने आप की एनर्जी को रिलीज करके अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। तो यही इसको डिफाइन करें तो रेडियो एक्टिविटी द प्रॉपर्टी ऑफ सम एटम टू स्पॉन्ज, ये वाले आप छोड़ देना, ऊपर आप ये कर देना, बस इतना यहाँ पर लिख देना कि एमिटिंग रेडिएशन, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, रेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक, आप ऊपर वाली डेफिनेशन यहाँ पे क्या कर लेना, ये वाली इंक्लूड कर लेना आप अच्छे से। बाकी एक लाइन यहाँ बहुत बढ़िया लिखी, क्या है कि यही हमारे क्या होता है, सोर्स ऑफ रेडिएशन होते हैं, यानी कि जो हमारे रेडियो एक्टिव वाले मटेरियल या कंपाउंड है वही एक्चुअल में हमारे सोर्स ऑफ रेडिएशन है, जो हमारी रेज वगैरह मिलती है हमको वही होती है। एग्जाम्पल हमारा यूरेनियम हो गया या रेडियम हो गया, या और भी इसमें आते हैं, एक आध अगर आपको बताए तो कमेंट्स में लिख के बताओ। बाकी यहाँ पर अगर यूनिट्स के बारे में बात करें तो हमारा क्यूरी हो गया, रॉन्टन हो गया, ROREM, तो ये हमारे कुछ इसकी यूनिट्स हैं। क्यूरी वाली हमारी आप सिंपल लिख के आ जाना, अगर आपको आता है एक आध यूनिट आप अच्छे से लिख के आ सकते हो। 46 हमारा आता है व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो आपको बताया कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एनर्जी एमिट कर रहे हैं। तो हाफ टाइम, यानी कि ऐसी कंडीशन जब जो हमारा रेडियो एक्टिव वाला सैंपल है, जो सब्सटेंस है, वो डिके मतलब होता है रिलीज करना है एनर्जी को, तो जब वो अपनी 1/2 एनर्जी को रिलीज करता हो तो वो कितने टाइम में कर रहा है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ये कोई भी हमारा सब्सटेंस है, मैंने मान लो यूरेनियम ले लिया, तो यूरेनियम क्या कर रहा है, यहाँ से रेज को रिलीज कर रहा है और अपने आप को एमिट बनाने के लिए, तो ये हमारा कितनी रेज को मतलब हाफ टाइम में कितनी रेज को एमिट करता है, उसी को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। कि मान लो इसने अपनी हाफ एनर्जी, चलो मैं आपको जस्ट एग्जांपल, ये वैसा ऐसा नहीं है, मान लो कि इसके पास 10 एनर्जी है, तो इसने क्या किया 5 एनर्जी हमारी डिनोट कर दी, तो जब 5 एनर्जी इसने मतलब एमिट कर दी, तो जब इसने 5 एनर्जी एमिट कर दी, उस 5 एनर्जी हाफ की है, तो हाफ करने में उसको कितना टाइम लग गया, वही हमारा उस यूरेनियम का हाफ लाइफ कहलाता है, यानी कि हाफ टाइम कहलाता है। तो हाफ लाइफ हमारी इस तरह डिनोट कर सकते हैं। बाकी रेडियो एक्टिव डिके रेट्स आर मेजर्ड इन हाफ लाइफ में, इसको हम मतलब पूरा मेजर करते हैं। अब इसमें जो हमारा हाफ लाइफ है वो है T half = 0.693 अपॉन
ये हमारा लैम्डा हो गया यहाँ पर, तो वेवलेंथ वाला हो गया। तो ये आपको यहाँ पर इस तरह का फॉर्मूला मिल जाएगा, इसको आप यहाँ पर लिख के आ सकते हो, एग्जाम में मोस्टली यही हमारा आ जाता है। अब 47 हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। तो इन तीनों रेज में डिफरेंस करना। अब वही मैंने बताया रेडियो एक्टिव में जो हमारी रेज वगैरह निकलती हैं, तो अल्फा रेज पे अगर सिंपल आप मेन डिफरेंस समझ लो, अल्फा रेज हमारी पॉजिटिव चार्ज होती हैं और ये लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, यानी कि सबसे कम इनके पास पेनिट्रेटिंग पावर होती है। 2 पॉइंट ही आप याद कर लो, जो मैंने लिख दी कि हमारा हीलियम न्यूक्लियस की तरह थोड़ा आइडेंटिकल होता है। ये छोड़ो, आपको ये 2 पॉइंट निकल दो, इसी से मैंने आगे भी सब कहानी लिख रखी है। पॉजिटिव चार्ज है, लीस्ट पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर है। बीटा रेज के बारे में बात करें तो ये इसके पास हमारा बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसके पास दोनों तरह के हमारे पार्टिकल्स होते हैं। सेकंड नंबर पे इसमें ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर होती है अल्फा रेज, यानी कि जो हमारी अल्फा रेज है इससे ज़्यादा इसमें पेनिट्रेटिंग की पावर होती है। थर्ड हमारा आता है गामा रेज। तो गामा रेज के बाद ना कोई मास होता है ना कोई चार्ज होता, मतलब ये एक तरह से न्यूट्रल हो गया। अब इसके पास क्या होती है, इसके पास सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है हमारी अल्फा और बीटा रेज, दोनों से ज़्यादा इसके पास पावर होती है पेनिट्रेटिंग करने की। अब पेनिट्रेटिंग क्या है, तो पेनिट्रेटिंग मतलब यही है कि ये रेज हमारी ऐसे जा रही हैं तो ये रेज किसी भी चीज़ को हमारी क्रॉस कर सकती है, यानी कि अगर आपका हाथ आ गया तो हाथ को क्रॉस करेगा, तभी तो भाई हमारा एक्सरे बनता है। एक्सरे क्या है कि एक्सरे की रेज आई है, हमने बीच में मान लो ऐसे हाथ लगा दिया, तो ये क्या करेगा, हमारे जो हाथ वाली जगह है सिर्फ इतनी जगह को यहाँ पे छोड़ के बाकी सब जगह से पास हो जाएगा। तो यही चीज़ हमें क्या है यहाँ पे एक्सरे की हमें हाथ वाली जगह यहाँ पे क्या है मिल जाती है। तो इस तरह हमारी एक्सरे यहाँ पे थोड़ी सी काम करती हैं। तो ये माइनर सा डिफरेंस आप तीनों में समझ गए होंगे अच्छे से। अब 48 हमारा और लास्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन आइसोबार एंड आइसोटॉप्स, इनके बारे में आपको बताना है। तो आइसोबार क्या है कि दे हैव अ सेम नंबर ऑफ लिगेंड बट डिफर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज द सेम नंबर सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये वाला आप चाहो तो लिख सकते हो कि इनके पास जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो सेम नंबर होता है, लेकिन इनके पास प्रोटॉन्स हमारे डिफरेंट होता है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इनके पास जो मास है, आपको पता है कि कोई भी जो हमारा एटम, उसके पास 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारा क्या होता है मास होता है और एक हमारा एटॉमिक नंबर होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास क्या है कार्बन है। अब आपको पता है कि जो कार्बन है हमारा, उसका जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो हमारा 6 है और जो इसका मास है वो हमारा कितना 12 है। तो इस तरह हम डिनोट करते हैं कि ये वाली जगह पे हम क्या करते हैं एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ये वाली जगह पे हम एटॉमिक मास लिखते हैं। तो यही आप कंडीशन से आप एक मतलब जनरल एग्जांपल समझ गए। अब आइसोबार और आइसोटोप में क्या डिफरेंस है कि जो आइसोबार है उसमें क्या होता है सेम नंबर ऑफ हमारा मास होगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा डिफरेंस हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, एग्जाम्पल समझो, हमारा एक आर्गन है, तो आर्गन का क्या 18 हमारा मॉलिक्यूलर सॉरी एटॉमिक नंबर है, लेकिन उसका जो मास है वो हमारे यहाँ पे 14 है। इसी तरह यहाँ पे कैल्शियम है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर हमारा 18 है, लेकिन जो मास है वो हमारा 14 है। तो इन दोनों का जो मास अगर सेम हो गया तो इस हिसाब से क्या हो गया, आर्गन और कैल्शियम इस वाली कंडीशन में हमारे क्या हो गए आइसोबार्स हो गए एक दूसरे के, कि इनका जो मास नंबर है वो हमारा सेम है बट डिफरेंट हमारा एटॉमिक नंबर है। यहाँ पर अगर हम आइसोटॉप्स के बारे में बात करें तो इनका क्या हो गया कि दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, इनके पास एटॉमिक नंबर हमारे सेम हो जाता है लेकिन मास नंबर हमारा डिफरेंट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये तीनों हाइड्रोजन के नाम आपको बताने, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। तो इसमें हमारा एटॉमिक नंबर तीनों का 1-1 है, लेकिन मास देखा था 1, 2, 3, तीनों के मास हमारे अलग है। इसका हमारा 1 मास है, इसका 2 मास है, 3 मास है। चलो इसका मैं नाम बता देता हूँ, ड्यूट्रियम ये हमारा नाम है। अब इन दोनों के नाम आपको कमेंट्स में लिख के बताने हैं। तो अगर देखा जाए तो हमने ऑलमोस्ट अपना सारा का सारा सिलेबस इनऑर्गेनिक का कवर कर लिया है, शॉर्ट फॉर्म में हमने सबका देख लिया। बाकी इसकी पीडीएफ वगैरह आपको मतलब इसकी पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी। सिंपल क्या है कि ये आप अच्छे से वीडियो देख लेना, क्योंकि इससे आपको सारी कहानी जो है अच्छे से समझ आ जाएगी। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, उस वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, इतनी मेहनत लगी है ना, रात में पूरा लिटरली सब खत्म हो चुका है बोल के 1-1.5 घंटे का। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।